सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सपोज है कि कोई कंपनी एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है। तो इस कंपनी को जो है कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस कंपनी को रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर अदर इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे। तो वो जो रॉ मटेरियल, मशीनरी या फिर जो अदर इक्विपमेंट है वो क्या करेगा, वो सप्लायर से परचेज करता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल सप्लायर से लेगी, इक्विपमेंट सप्लायर से लेगी, और जो मशीनरी चाहिए होगी वो सप्लायर से परचेज करती है। तो वहाँ से सप्लायर से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के पास तक क्या आता है, वो सारे मटेरियल आते हैं। यानी कि जो सप्लायर होता है वो रॉ मटेरियल या फिर इक्विपमेंट या फिर मशीनरी जो है वो सप्लाई करता है किसको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन सभी का यूज़ करके प्रोडक्ट डेवलप करती है। प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद उस प्रोडक्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो या तो होलसेलर को सप्लाई करेगी या फिर रिटेलर को सप्लाई करेगी या फिर सीधे कस्टमर को सप्लाई कर देगी। अगर होलसेलर को सप्लाई करती है तो होलसेलर जो है वो रिटेलर को सप्लाई करेगा और रिटेलर जो है वो कस्टमर को सप्लाई करेगा, और फिर फाइनली कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। क्लियर। तो ये जो पूरा सप्लायर से रॉ मटेरियल लेना, फिर मैन्युफैक्चर द्वारा उस प्रोडक्ट को बनाना, फिर बना कर उसको होलसेलर को देना, होलसेलर से कस्टमर तक पहुंचाना, तो ये पूरा क्या हो गया, एक चेन हो गया। और इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन। रॉ मटेरियल जो है वो सप्लायर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के होलसेलर को सप्लाई करता है, होलसेलर प्रोडक्ट को रिटेलर को सप्लाई करता है, रिटेलर फाइनली कस्टमर तक सप्लाई करता है। तो सप्लायर से कस्टमर तक ये जो पूरा है ये एक चेन बन जाता है। किस चीज़ का, सप्लाई का। कुछ ना कुछ सप्लाई हो रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन कहते हैं। और इसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो ए सप्लाई चेन इज ए कंबाइंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज एंड टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो सप्लाई चेन क्या हो गया, कंबाइंड नेटवर्क है इंडिविजुअल का, ऑर्गेनाइजेशन का, रिसोर्सेज का, एक्टिविटीज़ का या फिर टेक्नोलॉजीज़ का, जहाँ पर जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है और प्रोडक्ट और सर्विस को सेल किया जाता है। तो भाई यही हुआ ना कि मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल सप्लायर ने सप्लाई कर दिया, मैन्युफैक्चर ने उसको बनाया, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर को सप्लाई कर दिया, होलसेलर ने रिटेलर को सप्लाई कर दिया, रिटेलर ने कस्टमर को सप्लाई कर दिया। तो ये सप्लाई चेन स्टार्ट विद द डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अ सप्लायर टू अ मैन्युफैक्चर एंड एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स और सर्विस टू द एंड कंज्यूमर। तो सप्लाई चेन कहाँ से स्टार्ट होता है, रॉ मटेरियल की सप्लाई से, जो कि सप्लायर सप्लाई करता है मैन्युफैक्चर को, और उसके बाद भी खत्म कहाँ होता है, जब वो कस्टमर तक पहुंच जाता है। तो ये पूरा सप्लाई चेन होता है और इसी को मैनेजमेंट करना, इसी को मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स, डेटा एंड फाइनेंस रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट एट इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। यानी कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट या सर्विस है या फिर गुड्स, डेटा, फाइनेंस जो प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड होते हैं उनका प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से लेके, यानी कि सप्लायर से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक जाने तक जो सप्लाई होता है उसको मैनेज करना ही क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। इट रिफर्स टू द हैंडलिंग ऑफ ऑल ऑपरेशन दैट रिलेट टू बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड गेटिंग इट टू द राइट कस्टमर कंपनीज। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे ऑपरेशन को इंक्लूड करता है, जहां पे प्रोडक्ट को बनाने से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का सारा एक्टिविटी जो होता है उसको मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। The purpose of a supply chain is to get good produce and distribute as quickly and efficiently as possible। तो पर्पस क्या होता है मेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, कि गुड्स जैसे ही प्रोड्यूस हो जाए उसके बाद तुरंत इसको जो है इफेक्टिवली और क्विकली जो है कस्टमर तक पहुंचा देना। दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपका सप्लाई चेन सही से नहीं होगा ना, तो आपने प्रोडक्ट बना लिया होगा लेकिन वो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई चेन आपका सही नहीं है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो डेटा का हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, वो आसानी से हो जाए, बिना किसी हर्डल के हो जाए। तो इट्स अन इंटीग्रेटिव प्रोसेस। ये क्या है, इंटीग्रेटिव प्रोसेस, यानी कि सबको इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है, सप्लायर को मैन्युफैक्चर से, मैन्युफैक्चर को बिजनेस कस्टमर से, जिससे कि आसानी से जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गया, फाइनेंस एक्सचेंज हो गया, डेटा एक्सचेंज हो गया, गुड्स एक्सचेंज हो गया, ये आसानी से हो जाए बिना किसी हर्डल के। अब जैसे क्या होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, जो सप्लायर होता है वो सप्लायर क्या करता है, रॉ मटेरियल पहुंचाता है प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, गुड्स बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा, और वो जो क्या है कस्टमर को पहुंचाता है। तो ये जो पूरा फ्लो हो रहा है रॉ मटेरियल का, चाहे गुड्स का, चाहे डेटा का, इसी को क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ओलिवर एंड वेवर ने डिफाइन किया 1982 में। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ सप्लाई चेन विद द पर्पस टू सेटिस्फाई कस्टमर रिक्वायरमेंट एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो गया, ये प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग और कंट्रोल
कंट्रोलिंग प्रोसेस है, किस चीज़ को, ऑपरेशन को, किस चीज़ के ऑपरेशन को, सप्लाई चेन के ऑपरेशन को क्यों मैनेज करना है, जिससे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो एफिशिएंटली जो है वो सेटिस्फाई किया जा सके। तो सप्लाई चेन इसीलिए तो कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर है वो किसके लिए प्रोडक्ट बना रहा है, कस्टमर के लिए। अब मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल सप्लाई ने सप्लाई कर दिया। अब मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन कस्टमर को सेल करना है, तो कस्टमर को तक पहुंचाने के लिए वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करेगा, फिर रिटेलर फाइनली कस्टमर तक सप्लाई करना है। तो इस सारी चीज़ों को प्लान करना, इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो केथ ओलिवर जो कि एक ब्रिटिश लॉजिस्टिशियन हैं, उन्होंने ही जो है कि क्वाइन किया था टर्म सप्लाई चेन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर। अब बात कर लें ऑब्जेक्टिव ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी कि सप्लाई चेन को मैनेज करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली चीज़ टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी कहने का मतलब है यहाँ पे कि वेस्टेज को कम करना, कॉस्ट को कम करना। एफिशिएंसी, अगर मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट बनाना है और अचानक से मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो उसको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो अगर सप्लाई चेन उसका सही तरीके से काम कर रहा होगा, सप्लाई चेन सही से मैनेज हो रहा होगा, तो तुरंत के तुरंत जो है सप्लायर से रॉ मटेरियल आ जाएगा मैन्युफैक्चरर तक, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाएगा और वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। कस्टमर ने डिमांड किया, कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया, सप्लाई चेन अच्छी होगी तो कस्टमर तक तुरंत जो है वो प्रोडक्ट जो है डिलीवर हो जाएगा। सप्लाई चेन अच्छी होने से ही डिलीवर होगा, वो भी कम कॉस्ट में जो है डिलीवर हो जाता है। आप देखते होंगे कि ऑनलाइन जब प्रोडक्ट मंगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि एक दिन में पहुंच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें 2-3 दिन लगता है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जाता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता। तो सारी चीज़ें सप्लाई चेन पर डिपेंड करती हैं कि कब सप्लाई चेन कैसी है और कितनी जल्दी जो है आपके पास प्रोडक्ट पहुँच जाता है। टू मिनिमाइज टाइम, टाइम को कम करने के लिए, भाई डिमांड बढ़ी, मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लाई चेन अच्छा हुआ तो आपका जो है कम टाइम में जो है मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा। इसी तरीके से कस्टमर तक जो है गुड्स डिलीवर हो जाता है। तो टाइम को कम करने के लिए जो है सप्लाई चेन को मैनेज करना जरूरी है। टू डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी होती है डिलीवर करने में, सप्लायर से रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरर तक पहुँचाने में, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने में, जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होकर उसको मिनिमाइज करने का जो है ऑब्जेक्टिव होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। टू डिक्रीज वेयर हाउसिंग कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट बना के रख दिया है और हमारे यहाँ पे वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो वेयर हाउस में रखने से प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय भी होता है और साथ ही साथ उसको कॉस्ट भी आती है उसको वहाँ पे स्टोर करके रखने में। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी होगा, क्योंकि अगर सप्लाई चेन अच्छा होगा आपका तो आपको वेयर हाउस में स्टोर करके रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिमांड आया, प्रोडक्ट बना दिया तुरंत और तुरंत डिलीवर कर दिया, तो वहाँ पे वेयर हाउसिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। टू एनहेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सप्लाई चेन आपका अच्छा होगा, कस्टमर ने डिमांड किया, तुरंत के तुरंत जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी क्या होगी, इनहेंस होगी। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, टू मेंटेन बेटर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, इन सब के बीच में एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूरी होता है। क्लियर। अब बात कर ले फंक्शंस की, कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। तो ब्रॉडली हम जो फंक्शन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ब्रॉडली हम पांच इंपॉर्टेंट फंक्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है एक्वायरिंग। एक्वायरिंग कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो है रॉ मटेरियल को एक्वायर करना, किससे, सप्लायर से। सप्लायर से रॉ मटेरियल को एक्वायर करना और मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, मशीनरी को एक्वायर करके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक पहुंचाना। तो एक्वायरिंग का काम होता है। या फिर कस्टमर का गुड्स है तो उसको मैन्युफैक्चरर से एक्वायर करके कस्टमर तक पहुंचाना, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया। दूसरा बिजनेस ऑपरेशंस, जैसे कि डिमांड को एस्टिमेट करना प्रॉपरली, जिससे कि ज़्यादा आपको इन्वेंट्री भी ना रखना पड़े और ना ही कम इन्वेंट्री आपके पास हो। आप सपोज करें कि अचानक से डिमांड बढ़ गई और आपने एस्टिमेट नहीं किया, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है रॉ मटेरियल कस्टमर तक, मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंचा पाओगे, और मैन्युफैक्चरर तक अगर रॉ मटेरियल नहीं पहुंचेगा तो डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से अचानक से मार्केट में डिमांड कम हो गई, तो अगर आपने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं किया, बिजनेस आपने इस चीज़ को एस्टिमेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं फिर आपके पास वेयर हाउसिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपके पास जो है रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो वेस्ट हो सकता है। तो बिजनेस ऑपरेशंस जो है यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, एस्टिमेट किया जाता है डिमांड को। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, और लॉजिस्टिक यानी कि मूवमेंट ऑफ गुड्स, वो भी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जाता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे, जैसे कि रॉ रिसोर्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गया, टाइम, लेबर, कब कहाँ कैसे सब चीज़ों को यूज़ करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, उन सारी चीज़ों को भी जो सप्लाई चेन में जो है इंक्लूड किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और वहीं पर लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्कफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को
भी जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है कि कब कहाँ किससे जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कैसे जो है डेटा शेयर होगा, कस्टमर का इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, मैन्युफैक्चरर की डिटेल सप्लायर तक पहुंचाना, सप्लायर की डिटेल मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ों को भी जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है उसको भी जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैनेज किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं। एक्वायर करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, लॉजिस्टिक का फंक्शन, रिसोर्सेज को मैनेज करना, डिमांड को एस्टिमेट करना यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस, और इन्फॉर्मेशन को मैनेज करना। सप्लाई चेन ड्राइवर कहने का मतलब है यहाँ पे एलिमेंट, यानी कि एक सिस्टम में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि सप्लाई चेन को अफेक्ट करते हैं, सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको हम सप्लाई चेन ड्राइवर कहते हैं। यानी कि कब कहाँ किस चीज़ की सप्लाई करनी है, कितना अमाउंट में सप्लाई करना है, टाइमिंग क्या होगा सप्लाई का, लोकेशन क्या होगा सप्लाई का, ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या होगा सप्लाई करने का, ये सारा चीज़ इन सप्लाई चेन ड्राइवर्स पे डिपेंड करता है। तो ड्राइवर क्या हो गए? ड्राइवर आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम दैट हैज़ मेजर और क्रिटिकल इफेक्ट ऑन द एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ द इंटायर सिस्टम। तो सप्लाई चेन का जो पूरा सिस्टम होता है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस पे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन ड्राइवर्स कहते हैं। सप्लाई चेन ड्राइवर क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस यानी कि एफिशिएंसी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई चेन। ये सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को, रिस्पॉन्सिवनेस को यानी कि परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन? ड्राइवर्स। अब ये ड्राइवर्स ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही इंपैक्ट डालेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाल सकते हो और नेगेटिव इंपैक्ट, दोनों ही इंपैक्ट जो है वो पड़ता है ड्राइवर्स का सप्लाई चेन पे। तो ड्राइवर्स कौन कौन से होते हैं? तो ब्रॉडली 5 ड्राइवर्स होते हैं जो कि सप्लाई चेन के परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन यानी कि व्हाट, हाउ एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कब प्रोड्यूस करना है। तो सप्लाई चेन इस पे डिपेंड करेगी ना भाई, क्या बनाना है आपको जब पता रहेगा तो आप उसके लिए पहले से ही रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो है आप अरेंज करके रखोगे। हाउ यानी कैसे बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी आप पहले से अरेंज करके रखोगे। व्हेन टू प्रोड्यूस, कब बनाना है, तो टाइमली जो है आप सप्लायर से रॉ मटेरियल, मशीनरी जो है आप अरेंज करके सप्लाई कर दोगे मैन्युफैक्चर को। तो प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स हाउ मच टू मेक एंड हाउ मच टू स्टॉक, यानी कि कितना बना के रखना है और कितना स्टॉक में रखना है, कितना बनाना है और कितना स्टॉक में रखना है। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है? डिमांड फोरकास्टिंग, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग यानी कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है फिर घट रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि कितना बनाना है और कितना स्टॉक करके रखना है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सप्लाई भी करना होगा मार्केट में, और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है रॉ मटेरियल भी सप्लाई करके मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करना होता है। इसी तरीके से लोकेशन। लोकेशन यानी कि कहाँ पर, अब ये लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग या जो फैसिलिटीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की लोकेशन की बात होती है और यहाँ पे कस्टमर की लोकेशन की भी बात होती है। तो लोकेशन, आप जो है मार्केट से बहुत दूर हो तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो स्लो रहेगी। जब मार्केट के नज़दीक होते हैं तो सप्लाई चेन की रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? वो ज़्यादा अच्छी होती है। सप्लायर के नज़दीक है तो रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी सप्लाई चेन की, लेकिन सप्लायर से दूर है तो रिस्पॉन्सिवनेस लेट होगी, पुअर होगी सप्लाई चेन की। भाई आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बैंक के ब्रांचेज होते हैं, फिर फूड चेन ब्रांचेज होते हैं, जो क्या करते हैं कि बड़ा मार्केट है तो हर जो है मॉल में या फिर छोटे छोटे 2-3 किलोमीटर पर वो अपना एक ब्रांचेस खोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे उनकी सप्लाई चेन फास्ट हो। आपने ऑर्डर किया तुरंत जो है आपको डिलीवर हो जाता है। जैसे पिज्ज़ा का आप डिलीवर देखिए तो आधे घंटे में वो प्रॉमिस करते हैं कि हाफ एन आवर में आपको जो है पिज्ज़ा डिलीवर कर देंगे, यानी कि उनकी सप्लाई चेन क्या है? रिस्पॉन्सिव है। क्यों रिस्पॉन्सिव है? क्योंकि उन्होंने लोकेशन, बहुत सारी मल्टीपल लोकेशन पर उन्होंने अपने ब्रांचेस ओपन कर रखे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हाउ एंड व्हेन टू मूव, कब मूव करना और कैसे मूव करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ड्राइवर होता है, जो कि सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। क्लियर? कि ट्रांसपोर्टेशन, अब बाई रेल जा रहे हो, बाई बस जा रहे हो या फिर बाई एयर जा रहे हो, तीनों पे ही जो है परफॉर्मेंस क्या होगी? डिफ़र करेगी। तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी? डिफ़र करेगी। ट्रेन से जा रहे हैं सस्ता पड़ जाएगा, एफिशिएंसी यानी कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन वहीं पे अगर सप्लाई करनी है एयर से तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी, लेकिन हाँ वहाँ पे टाइम कम लगेगा और यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी कि रेलवे से जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा और अगर आप एयर से जा रहे हैं तो टाइम कम लगती है। तो ट्रांसपोर्टेशन। और वहीं पर लास्ट है जो कि इन सभी को डिसाइड करने में हेल्प करता है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। सप्लाई चेन ड्राइवर में सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है आपके पास कि कब कहाँ कैसे क्या बनना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, तो आप कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इन्फॉर्मेशन बेसिस फॉर मेकिंग दिस डिसीजन, यानी कि प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के बारे में अगर आपको डिसीजन लेना है तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर हो जाता है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन है आपके पास सारी चीज़ों से रिलेटेड तो आपकी परफॉर्मेंस
अच्छी होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, आपको पता है कि किससे कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप जो है रिस्पॉन्सिव अच्छा होगा आपका और एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। लोकेशन अगर आप नज़दीक में हैं मार्केट से, सप्लायर से, तो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी होगी, एफिशिएंसी होगी। इन्वेंट्री आपको पता है कि कितनी डिमांड होनी है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं कि कितना बनाना है, कितना स्टॉक में रखना है, कितना नहीं रखना है। और प्रोडक्शन यानी कि कब कहाँ कैसे क्या प्रोड्यूस करना है, सारी चीज़ें आपको पता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, लेबर, ये सारी चीज़ों को सप्लाई कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होते हैं, सप्लाई चेन ड्राइवर्स कहते हैं। मेजरिंग सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, देखिए किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस अगर आपको मेज़र करनी है तो आप उसको 3 बेसिस पे जो है उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं, 3 क्राइटेरिया पे, टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी। तो सिमिलरली सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को अगर आपको मेज़र करना है तो आप जो है टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी के बेसिस पे सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहला टाइम, जैसे कि लेवल ऑफ ऑन टाइम डिलीवरीज, यानी कि जो भी सप्लाई चेन आपका है उसमें जो डिलीवरीज होनी है कस्टमर को, क्या आप वो ऑन टाइम डिलीवरीज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो ऑन टाइम डिलीवरी तो फिर आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी है। अगर नहीं कर पा रहे हो डिलीवरी ऑन टाइम तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पुअर है। ऑन टाइम रिसीप्ट, यानी कि सप्लायर से रॉ मटेरियल आपको जो है मैन्युफैक्चरर को चाहिए था, तो क्या आप सही टाइम पे, राइट टाइम पे जो है उसको आप प्रोवाइड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। टाइम टू प्रोसेस परचेज ऑर्डर, जो परचेज ऑर्डर उसको प्रोसेस करने में कितना टाइम ले रहे हैं आप, एंड टाइम टू फुलफिल एन ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर को फुलफिल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो इसके बेसिस पे सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। वहीं पे दूसरा है कॉस्ट, यानी कि इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट कितनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लग जा रही है, या फिर अदर फंक्शंस जो होते हैं सप्लाई चेन में उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके बेसिस पे आप जो है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। और वहीं तीसरा है क्वालिटी। क्वालिटी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जो ऑर्डर डिलीवर किए जा रहे हैं वो एरर फ्री, यानी किसी और का ऑर्डर किसी और को नहीं चला गया, बिना किसी डैमेज के जो है ऑर्डर फुलफिलमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कोई डैमेज नहीं आ रहा है। क्लियर, तो ये क्वालिटी हो गई। तो इन 3 के बेसिस पे जो है आप मेज़र कर सकते हैं सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को। तो सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को अगर हम मेज़र करने की बात करें तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव मेज़र और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेज़र। क्वालिटेटिव मेज़र मतलब कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन सब से जो है आप मेज़र कर सकते हो सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को। कस्टमर जो है सेटिस्फाइड है सप्लाई चेन से, उसको टाइमली डिलीवर मिल रहा है, करेक्ट प्रोडक्ट उसको जो है डिलीवर हो रहा है, तो उसके बेसिस पे सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। वहीं पे अगर क्वांटिटेटिव मेज़र की बात करें तो वहाँ पे डिलीवरी टाइम क्या था, लीड टाइम कितना, यानी कि ऑर्डर कितने टाइम पे प्लेस हुआ और फुलफिलमेंट कितनी देर में, यानी कि ऑर्डर प्लेसमेंट से लेके फुलफिलमेंट के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है, गैप होता है, उसको हम लीड टाइम कहते हैं, तो वो कितना है। सप्लाई चेन रिस्पॉन्स टाइम कितना था, कस्टमर के कोई इश्यू है तो उसको फुलफिल करने में, उसको उसी को सॉल्व करने में कितना रिस्पॉन्स टाइम लिया जा रहा है, डिलीवरी परफॉर्मेंस कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आ रहा है। तो ये क्वान्टिटेटिव मेज़र हो गए। तो इन दोनों के बेसिस पे जो है आप मेज़र कर सकते हो। तो डिफरेंट टेक्निक हैं सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो उसमें एक है लॉजिस्टिक स्कोरबोर्ड। तो नाम से क्लियर, जैसे आपकी मार्कशीट होता है ना, तो मार्कशीट में किस सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स लेके आए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि लॉजिस्टिक स्कोरबोर्ड बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और साइकिल टाइम, ये जो 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों को स्कोर दिया जाता है और उसके बेसिस से सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो लॉजिस्टिक स्कोरबोर्ड जो है वो डेवलप किया गया था लॉजिस्टिक रिसोर्सेज इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन द्वारा। दिस लॉजिस्टिक स्कोरबोर्ड इज स्प्रेडशीट। ये क्या है, स्प्रेडशीट यानी कि जो एक्सेल सीट होता है वो होता है बेस्ड टूल दैट हेल्प्स टू मेजर द बिजनेस वैल्यू ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये लॉजिस्टिक स्कोरबोर्ड क्या करता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्या बिजनेस वैल्यू जनरेट हो रही है उसको मेजर करने में ये जो है हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो 4 क्राइटेरिया होते हैं वो क्या है, फाइनेंशियल, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड साइकिल टाइम मेजरमेंट। तो 4 चीज़ों को मेजर किया जाता है। फाइनेंशियल मेजरमेंट यानी कि एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं सप्लाई चेन में, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है सप्लाई चेन में, एसेट की वैल्यूज़ क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो भी यूज़ हो रही हैं, तो फाइनेंशियल मेजरमेंट। वहीं पे दूसरा है प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, यानी कि प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब यहाँ पे कि कितना ऑर्डर आया है, कितना आपने ऑर्डर पर डे डिलीवर किया है, तो प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितना ऑर्डर आप पर डे डिलीवर कर रहे हो सप्लाई चेन के जरिए। क्वालिटी यानी कहने का मतलब है कि सर्विस एरर्स क्या है, यहाँ पे डैमेज कितना हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के टाइप पे, इन्वेंट्री करेक्टनेस है कि नहीं है, तो क्वालिटी होगा। वहीं पे साइकिल टाइम कहने का मतलब ऑर्डर प्लेसिंग टाइम, डिलीवरी टाइम
टाइम, ट्रांजिट टाइम। तो साइकिल टाइम कहने मतलब कि ऑर्डर प्लेसिंग टाइम कितना है, डिलीवरी में टाइम कितना लग रहा है, ट्रांजिट टाइम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना टाइम लग रहा है। तो इनके बेसिस पे जो है मेजर किया जाता है क्या, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को। वहीं पे जो दूसरा मॉडल है दैट इज SCOR मॉडल। SCOR मॉडल यानी कि सप्लाई चेन ऑपरेशंस रेफरेंस। तो द SCOR मॉडल हेल्प्स कंपनीज टू मेजर सप्लाई चेन परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन 5 की एस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, 5 की एस्पेक्ट होते हैं जिसके बेसिस पे जो है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है SCOR मॉडल में। तो सबसे पहला क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी यानी कि क्या जो प्रोडक्ट है वो टाइमली डिलीवर किया जा रहा है, बिना किसी डैमेज के डिलीवर किया जा रहा है, कंप्लीट डिलीवरी हो रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, तो दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। क्लियर। दूसरा है एस्पेक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जो भी क्वेरीज हैं उसको टाइमली रिस्पॉन्स दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, उसको अटेंड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। वहीं पे तीसरा है एजिलिटी। एजिलिटी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड होता है वो वेरी होता है, यानी कि एक जैसा डिमांड हमेशा नहीं होता है। तो जब वेरिंग डिमांड होता है तो उसमें जो सप्लाई चेन है वो कैसे लीड टाइम जो प्लान किया गया था उसमें बिना किसी डिले के जो है सप्लाई चेन को मैनेज किया जा रहा है। कॉस्ट कितना इन्वॉल्व है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप एंड फेज ऑफ द सप्लाई चेन। और वहीं पे पांचवा जो एस्पेक्ट है दैट इज एसेट, ऑल द की रिसोर्सेज यूज टू गेन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो इन 5 के बेसिस पे जो है सप्लाई चेन की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो इसके अलावा ये जो लॉजिस्टिक स्कोरबोर्ड और आपने ये SCOR मॉडल देखा, इसके अलावा EVA यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू एनालिसिस है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो आपने फाइनेंस में पढ़ी होगी, बैलेंस स्कोर कार्ड भी आपने पढ़ी होगी। तो ये क्या है, ये सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को मेजर करने में इसका भी यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ टेक्निक्स थे सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को मेजर करने के। कोर एंड रिवर्स सप्लाई चेन। देखिए कोर सप्लाई चेन क्या होता है पहले हम बात कर लें। तो कोर सप्लाई चेन का मतलब कि ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो कोर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर रॉ मटेरियल को जो है प्रोक्योर किया जाता है, उसको जो है मैन्युफैक्चर तक पहुँचाया जाता है, फिर मैन्युफैक्चर जो है उससे प्रोडक्ट बनाता है और फिर प्रोडक्ट फाइनली होलसेलर और रिटेलर के थ्रू कस्टमर तक सप्लाई किया जाता है। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं, कोर सप्लाई चेन यानी कि मेन सप्लाई चेन। इसको हम फॉरवर्ड सप्लाई चेन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि रॉ मटेरियल को जो है सप्लायर से फैक्ट्री तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। फिर फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट बनता है उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है होलसेलर फिर रिटेलर तक सप्लाई किया जाता है, और फिर रिटेलर और होलसेलर से जो है कस्टमर तक सप्लाई किया जाता है, जिससे कि कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जा सके। अल्टीमेट गोल जो सप्लाई चेन का होता है ये यही होता है कि प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाना, जिससे कि कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करे और सेटिस्फाई हो, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो कंपनी जो है ग्रो करेगी। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं, कोर सप्लाई चेन। मेन सप्लाई चेन है फिर फॉरवर्ड सप्लाई चेन, जहां पर सप्लायर से रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करके मैन्युफैक्चर के जरिए, होलसेलर के जरिए, रिटेलर के जरिए कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। तो दैट इज कोर सप्लाई चेन। और वहीं पे जस्ट इसका उल्टा होता है रिवर्स सप्लाई चेन। रिवर्स सप्लाई चेन क्या होता है, द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू रिट्रीव अ यूज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ए कस्टमर एंड आइदर डिस्पोज ऑफ इट और रीयूज इट। आपने अक्सर देखा होगा आज के टाइम पे जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे होता है कि 1 महीने तक आप ट्राई करिए, 1 महीने तक पसंद नहीं आया तो आप 1 महीने बाद वापस कर दीजिएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, या तो उनको पसंद नहीं आता है या फिर उसमें कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है। तो इस केस में, दोनों ही केस में पसंद नहीं आया या फिर कोई इसमें कमी रह गई, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो फिर उस केस में कंपनी क्या कहती है, उनसे प्रोडक्ट वापस मंगवा लेती है, उनसे प्रोडक्ट वापस मंगवा लेती है। तो ये जो सप्लाई चेन हो गया, कस्टमर से प्रोडक्ट को वापस लेके आना मैन्युफैक्चर तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स सप्लाई चेन। यानी कि उल्टा, कोर सप्लाई चेन में क्या था कि मैन्युफैक्चर कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा था, प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे सप्लाई चेन उल्टा हो गया। यहाँ पे कस्टमर से जो है प्रोडक्ट को उठाया जाता है और मैन्युफैक्चर तक पहुँचाया जाता है। तो इस सप्लाई चेन को हम रिवर्स सप्लाई चेन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एंड कंज्यूमर होता है, जो एंड कस्टमर होता है, उसके पास से जो है हम रिटर्न करते हैं शिपिंग, यानी कि शिपिंग क्या होगी, रिटर्न शिपिंग होती है। कस्टमर क्या करता है, रिटर्न शिपिंग के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई कर देता है, तो वहाँ से जो है मैन्युफैक्चर के पास से जो है जो उनका डिलीवरी पर्सन होता है वो आता है आपके पास, आपसे जो है रिटर्न को जो है सामान को वापस लेता है, आपको जो है जो भी पैसा होता है वापस करता है, रिटर्न करता है, रिटर्न को प्रोसेस करता है और फिर वो कहाँ पहुँच जाता है, मैन्युफैक्चर तक पहुँच जाता है डिस्पोजिशन के लिए। तो इस पोजीशन पे मैन्युफैक्चर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उस प्रोडक्ट को वो नष्ट कर दे यानी कि डिस्पोज कर दे, ख़त्म कर दे, या फिर उसको जो है रिसाइकिल करे यानी कि रिफर्बिश्ड, आप देखते होंगे
अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे जाते होंगे तो मोबाइल परचेज़ करने जाए तो वहाँ पे रिफर्बिश्ड मोबाइल भी आपको परचेज़ करने को मिलते हैं, जो कि और जो ओरिजिनल मोबाइल होते हैं उनसे सस्ते दामों पर आपको जो है वो मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिफर्बिश्ड होते हैं, यानी कि किसी ने उसको यूज़ किया था, उनको रिटर्न किया है और उसको जो है मैन्युफैक्चर उसमें कुछ जो भी एरर था, जो भी टेक्निकल फॉल्ट था, उसको रिमूव करके उसको दोबारा से सेल कर देता है। या फिर आपने यूज़ किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस किया था, तो उसको रीसेल कर सकते हैं मैन्युफैक्चर। तो किसको रीसेल करेंगे? एंड कंज्यूमर को। क्लियर? तो ये जो है रिवर्स सप्लाई चेन कहलाता है, यानी कि जहाँ पर आप कस्टमर ने जो प्रोडक्ट परचेज किया था, उसको पसंद नहीं आया या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट था, उसकी वजह से आप जो है वापस प्रोडक्ट को मंगवाते हो अपने पास। मैन्युफैक्चर वापस अपने पास प्रोडक्ट को मंगवाता है और उसके बाद फिर उसको या तो डिस्पोज कर देगा, या तो उसको रिसाइकिल करेगा, रिफर्ब करेगा, या फिर रीसेल कर देता है। तो वो मैन्युफैक्चर का डिसीजन होता है। तो इस सप्लाई चेन को हम क्या कहते हैं? रिवर्स सप्लाई चेन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है 4 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोडक्ट को एक्वायर किया जाता है कस्टमर से, उसके बाद फिर रिवर्स लॉजिस्टिक होता है, यानी कि कस्टमर से जो प्रोडक्ट को उठा के मैन्युफैक्चर तक पहुँचाया जाता है, उसको इंस्पेक्ट किया जाता है और फाइनली उसको डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज में जहाँ पे वो चाहे वो नष्ट कर दे, चाहे वो रिसाइकिल कर ले, या फिर चाहे उसको रीसेल कर देता है। तो होप आपको क्लियर होगा कि कोर सप्लाई चेन और रिवर्स सप्लाई चेन क्या होता है। ग्लोबल सप्लाई चेन, देखिए होता क्या है कि सप्लाई चेन में क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ सप्लायर होता है, जिनका यूज़ करके जो कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट को बनाती हैं और प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करती हैं। अब कंपनी को प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए जो उनके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, उसके लिए सप्लायर्स होते हैं। उसके बाद जब कंपनी प्रोडक्ट बना लेती है तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाने के लिए होलसेलर, रिटेलर, इन सब की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है, जिसका यूज़ करके वो अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो ये जो पूरा नेटवर्क होता है सप्लायर्स का और जो कंपनी होती है, जो प्रोडक्शन कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई चेन कहते हैं। तो जब ये जो नेटवर्क है सप्लायर्स का, जब ये बियॉन्ड कंट्री जाता है, यानी कि आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आपने किसी दूसरी कंट्री के सप्लायर को, वेंडर को चूज़ कर लिया है, या फिर आपको अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री में सेल करना है तो उसके लिए आपने जो है होलसेलर, रिटेलर, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, किसी दूसरे कंट्री में सेटअप कर लिया है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री के कस्टमर तक पहुंच सके, तो उसको कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। यानी कि आपका प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर किसी दूसरे कंट्रीज़ में जो भी डिलीवर किया जा रहा है, दूसरे कंट्रीज़ के कस्टमर तक जो है आपका प्रोडक्ट पहुंच रहा है, तो वो चीज़ ग्लोबल सप्लाई चेन कहलाती है। ग्लोबल सप्लाई चेन आर नेटवर्क दैट कैन स्पैन अक्रॉस मल्टीपल कंटिनेंट्स एंड कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ सोर्सिंग एंड सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन का यूज़ करके जो कंपनीज होती हैं वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकती हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जो है अपना बिजनेस परफॉर्म कर सकती हैं, वहाँ दूसरे कंट्रीज़ के जो कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करके। क्लियर? तो इट हेल्प मेक मैन्युफैक्चरर्स एंड इंडस्ट्रीज मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंकरेजिंग बिजनेस टू एक्सपेंड इनटू इंटरनेशनल मार्केट। तो ग्लोबल सप्लाई चेन के जरिए क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड कर सकती हैं, कॉस्ट को कम कर सकती हैं और अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकती हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है उनको अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे तो उनका प्रॉफिट जो है वो बढ़ेगा और कॉस्ट क्या होगा? रिड्यूस होगा, और साथ ही साथ उनका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड होगा। जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो नॉर्मली जो इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, वेंडर, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, रिटेलर्स, इन सब का यूज़ करके जो है जो कंपनीज होती हैं वो अपने विद इन द कंट्री जो है सप्लाई करती हैं प्रोडक्ट को, और वहीं पे आउटसाइड दी कंट्री जो है इन सब का यूज़ करके जो है वो अपने गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करती हैं और सोर्सिंग भी करती हैं। यानी कि उनको कोई मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो बाहर के कंट्रीज से भी जो सप्लायर का यूज़ करके वो अपने यहाँ पे मंगवाती हैं, सप्लाई करवाती हैं। तो दैट इज़ ग्लोबल सप्लाई चेन, जब बियॉन्ड कंट्री जो है आप सप्लाई नेटवर्क आपका जो है वो बन जाता है। डिमांड फोरकास्टिंग, यहाँ पे आप फोरकास्टिंग वर्ड का मतलब अगर समझेंगे तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर। आप किसी पंडित के पास जाते हैं, ज्ञानी के पास जाते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो वो अपनी नॉलेज का यूज़ करके आपको जो है एक अंदाज़ा लगाते हैं, प्रिडिक्शन लगाते हैं कि हाँ आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती, या फिर आप जो है आप IT सेक्टर में काम करेंगे, आपको टीचिंग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप जो है डॉक्टर बनेंगे। तो एक प्रिडिक्शन लगाते हैं अपने कैलकुलेशन का और आपके ऊपर स्टडी करके।
तो वही चीज़ प्रिडिक्शन या फिर फ्यूचर होता है, प्रिडिक्शन या फिर एस्टिमेशन होता है फ्यूचर का। तो इसी तरीके से जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी जो है अपने डिमांड का फोरकास्ट करते हैं, यानी कि फ्यूचर में उनकी डिमांड क्या हो सकती है। वो अभी की डेटा के बेसिस पे, प्रीवियस की डेटा के बेसिस पे, नॉलेज रिसर्च के बेसिस पे या फिर अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में जो है इतना हमारे पास जो है सेल्स हो सकता है कंपनी का। तो वही चीज़ सेल्स फोरकास्ट कहलाता है। सेल्स फोरकास्ट का मतलब हो गया एस्टिमेशन ऑफ सेल्स इन फ्यूचर। अगर एक लाइन में कहें तो एस्टिमेशन ऑफ सेल्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितना सेल हो सकता है। जैसे कि आज जो है अभी 80,000 यूनिट जो है आपका सेल होता है प्रीवियस ईयर में, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो उसके बेसिस पे कि हाँ कम से कम 80 यूनिट्स या 80,000 यूनिट्स या फिर 1 लाख यूनिट्स हमारा सेल जा सकता है। तो वो बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम इसको जो है कहीं कहीं पे इंटरचेंजेबली डिमांड फोरकास्टिंग भी कहते हैं। सेल्स फोरकास्टिंग को हम डिमांड फोरकास्टिंग के नाम से भी जानते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग को कंडीफ एंड स्टिल ने डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि डिमांड फोरकास्टिंग इज एन एस्टिमेट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड विच इज टाइड टू अ प्रपोज्ड मार्केटिंग प्लान एंड विच अज्यूम्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेज। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल हम बात करें तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या हो गया कि फ्यूचर में कितनी डिमांड होने वाली है कंपनी में प्रोडक्ट की, उसको एस्टिमेट करना ही डिमांड फोरकास्टिंग कहलाता है। तो क्वालिटेटिव मेथड होता है एक, जिसको हम सर्वे मेथड भी कहते हैं, और दूसरा मेथड होता है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड भी कहते हैं। तो क्वालिटेटिव मेथड में आप देखेंगे तो कंज्यूमर सर्वे, जिसको हम सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड यानी सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड भी कहा जाता है, डेल्फी मेथड, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड और हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। तो ये क्या है, सर्वे मेथड, यानी कि यहाँ पे हम लोगों के पास जाते हैं और डेटा कलेक्ट करते थे, इसलिए इसको क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं। वहीं पे दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड, जिसको हम क्वांटिटेटिव मेथड को हम स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में टेस्ट मार्केटिंग हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, मूविंग एवरेज मेथड हो गया, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया और इकोनोमेट्रिक मॉडल्स हो गए। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में अभी क्वालिटेटिव जो मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड जिसको हम सर्वे मेथड कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, और क्वांटिटेटिव मेथड जिसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले है कंज्यूमर सर्वे या फिर सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन। तो देखिए नाम से ही क्लियर है कि कंज्यूमर सर्वे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कंज्यूमर्स हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप इस प्रोडक्ट को आगे चल के खरीदेंगे, खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे। तो उसके बेसिस पे फिर कंबाइन करके सभी कंज्यूमर्स के डेटा को हम एक एक्सपेक्टेशन लगाते थे कि हमारी जो नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट वीक में हमारी सेल बढ़ेगी या घटेगी। तो नॉन परचेजर ऑफ ए प्रोडक्ट आर आस्क्ड टू प्रिडिक्ट देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड। यानी कि हम एक हफ्ते का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या फिर एक महीने का एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो हम उनसे जो है, जो हमारे नॉन परचेजर हैं, जो हमारे जानने वाले खरीदने वाले होते हैं कंपनी के उस प्रोडक्ट को, उनसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई आप आने वाले पीरियड में कितना प्रोडक्ट परचेज करेंगे। उसके बेसिस पे हम जो है फोरकास्ट करते हैं। सैंपल ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स इज सर्वेड, या फिर यहाँ पे दो तरीका है, या तो आप सभी उस एरिया में जहाँ पे भी आपने हैं उस एरिया में सभी लोगों से डेटा कलेक्ट करें डोर टू डोर जाके, या फिर कुछ सैंपल जो है चूज कर ले, उस सैंपल से ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वही चीज़ होता है सैंपल ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो आपके पोटेंशियल कंज्यूमर होते हैं उनको सर्वे किया जाता है टू नो हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट दे वुड बाई एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड पीरियड, यानी कि एक महीने के अंदर अगर हम आपको 10,000 रुपये में कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप उसको कितना यूनिट परचेज करेंगे। तो उस सैंपल कंज्यूमर से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसी के बेसिस पर फिर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, फ्यूचर के सेल्स को एस्टिमेट करते हैं। तो इट मे बी कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे और सैंपल सर्वे। तो कंज्यूमर सर्वे जो है वो कंप्लीट एनुमरेशन का मैंने कहा यहाँ पे मतलब यही है कि सभी कस्टमर से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। वहीं पे सैंपल सर्वे कि कुछ लोगों से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो सभी कस्टमर से डेटा हम कंपाइल कर रहे हैं, तो कंप्लीट एनुमरेशन सर्वे हो गया, और कुछ सिलेक्टेड कस्टमर से हम डेटा कलेक्ट करें तो दैट इज सैंपल सर्वे। तो कंज्यूमर सर्वे या फिर सर्वे ऑफ बायर एक्सपेक्टेशन का मतलब यही होता है कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, बायर क्या लगता है कि बायर आगे चल के आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो कितना करेगा, किस प्राइस पे करेगा। तो उसी के बेसिस पे आप जो है फ्यूचर के सेल्स को फोरकास्ट करते हैं। दूसरा मेथड है क्वालिटेटिव मेथड में, दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। यहाँ पे भी देखिए पहले में क्या था कि पहले में आप कंज्यूमर से डेटा कलेक्ट कर रहे थे और उसके बाद जो है एस्टिमेट कर रहे थे कि हाँ आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, सेल कितनी हो सकती है कंपनी की। यहाँ पे क्या है, सेल्स फोर्स यानी कि वो एम्प्लॉई कंपनी के जो
कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं से कस्टमर से, तो उनका ओपिनियन लिया जाता है कि आपको क्या लगता है कि कस्टमर आगे चल के इस प्रोडक्ट को परचेज करेगा कि नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स फोर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं कस्टमर के, तो उनको पता होता है कस्टमर का इंटेंशन क्या है। तो ए मेथड ऑफ फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट बाय एडिंग टुगेदर व्हाट ईच मेंबर ऑफ सेल्स फोर्स एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू सेल इन हिज और हर टेरिटरी। यानी कि अब सेल्स फोर्स को पता है कि कस्टमर का इंटेंशन क्या है, तो सेल्स फोर्स को यह भी पता होगा कि वो कितना सेल कर सकता है। तो यहाँ पे सेल्स फोर्स के इंटेंशन को, उसके एक्सपेक्टेशन को लिया जाता है कि उसको क्या लगता है कि वो अगले महीने कितना प्रोडक्ट सेल कर देगा, और इस तरीके से सभी सेल्स फोर्स से डेटा कलेक्ट करके उसको कंबाइन कर दिया जाता है और एक ओवरऑल जो है एक्सपेक्टेशन निकाला जाता है कि कितना फ्यूचर में सेल हो सकती है। तो ये दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड यूज्ड बाय कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, यानी कि एक महीने, हफ्ते या फिर 6 महीने, साल भर के लिए इसको यूज किया जाता है। टेक एडवांटेज ऑफ देयर फील्ड स्टाफ इंटीमेट नॉलेज ऑफ कस्टमर्स नीड एंड मार्केट कंडीशन बाय आस्किंग देम टू फोरकास्ट द कंपनीज सेल फॉर देयर रेस्पेक्टिव एरिया फॉर द कमिंग सीजन और ईयर। तो आने वाले सीजन के लिए, फिर आने वाले ईयर के लिए उनके एरिया में सेल्स फोर्स को एक एरिया डिवाइड किया जाता है कि आप कानपुर देखेंगे, आप लखनऊ देखेंगे, आप बनारस देखेंगे, या फिर आप पूरा उत्तर प्रदेश देखेंगे। तो उनको उनके एरिया में उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कितना यूनिट सेल कर सकते हैं, वो डेटा कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो इंडिविजुअल फोरकास्ट होते हैं सभी सेल्स फोर्स का, उसको कंबाइन करके ओवरऑल डिमांड फोरकास्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट किया जाता है। तो दैट इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड या फिर सेल्स फोर्स कंपोजिट मेथड। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, या तो अपने कस्टमर से, भाई कस्टमर से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने एस्टिमेशन लगा लिया, या फिर आपके जो सेल्स फोर्स है उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया और आपने जो है अंदाजा लगा लिया कि सेल्स फोरकास्टिंग क्या हो सकता है, एस्टिमेट कर लिया। अब आता है एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब इन दोनों से ही काम नहीं बनता, तो आप क्या करोगे, एक्सपर्ट के पास जाओगे। तो देखिए मार्केट में आप जाएंगे ना, तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के लिए, अलग फील्ड के लिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो जो सिर्फ उनका काम उसी फील्ड में काम करना होता है। तो जैसे रिसर्च, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो रिसर्च करके डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे जो है वो डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाले में क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अज्यूम्स दैट सम पीपल हैव मोर नॉलेज देन अदर अबाउट ए सर्टेन टॉपिक। तो एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास एक्सपर्टीज होता है कि उसको मेडिसिन के बारे में पता है। ठीक है, फिजिशियन के पास ही लोग जाते हैं। ठीक है, सर्जन के पास सर्जन के लिए जाएंगे, फिजिशियन के पास फिजिशियन के लिए जाएंगे। तो फिजिशियन अपने एरिया में एक्सपर्ट है, सर्जन अपने एरिया में एक्सपर्ट है। आप भी एमबीए कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट होंगे, तो कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट होगा, तो कोई दूसरे ब्रांच में एक्सपर्ट होगा। तो आपको जिस एरिया में प्रॉब्लम है उस एरिया के एक्सपर्ट के पास जाएंगे। तो ये एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में यही होता है। तो एंड इफ यू कलेक्ट दिस नॉलेज फ्रॉम ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट द रिजल्ट विल डेफिनेटली एक्सीड द आउटकम्स कलेक्टेड फ्रॉम वन एक्सपर्ट। तो जब आप किसी एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो रिजल्ट होता है, आउटकम होता है वो, बट ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा आउटकम होगा। तो द फर्म्स मेक एन एफर्ट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स हु हैव लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में क्या होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेती हैं और उसके बेसिस पे जो है वो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके जो नॉलेज है उसके बेसिस पे जो है फ्यूचर के सेल्स फोरकास्ट को जो है एस्टिमेट करती हैं। मेनी एजेंसीज आर देयर हु कंडक्ट रिसर्च, ऑर्गेनाइजेशन में कलेक्ट देयर ओपिनियन, चार्ज नॉमिनल फी। तो यानी कि बहुत सारी एजेंसीज ऐसे मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो रिसर्च कंडक्ट करती हैं और उस रिसर्च के बेसिस पे जो है वो लोग ओपिनियन देते हैं और उसके लिए थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस भी वो कंपनी से चार्ज करते हैं। तो दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। अब डॉक्टर, आप बीमार होते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो आप कभी किसी दूसरे बार कहते हैं ना सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, यानी एक डॉक्टर के पास दिखा रहे होते हैं, उस डॉक्टर ने मना कर दिया तो आप कहते हैं कि चलिए सेकंड ओपिनियन लेने किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो एक्सपर्ट ओपिनियन यही होता है कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उस फील्ड में जाके उससे डेटा कलेक्ट कर लेना, दैट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। तो इन सबके डेटा के बेसिस पे जो है आप फ्यूचर की सेल फोरकास्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट, दैट इज डेल्फी मेथड। नहीं, लास्ट नहीं है, इसके बाद जो है एक और टॉपिक है डेल्फी मेथड। तो डेल्फी मेथड एक्चुअली क्या है, डेल्फी जो है ये ग्रीस में एक ओरेकल ऑफ डेल्फी यानी टेम्पल है, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक नेम ओरेकल ऑफ डेल्फी। डेल्फी मेथड वाज ओरिजिनली कंसीव्ड इन 1950। तो 1950s में ही ओलफ हेल्मर और नॉर्मन डाल्की जो कि रैंड कॉरपोरेशन से एम्प्लॉई हैं, उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था। ठीक है, ओरेकल ऑफ डेल्फी का मतलब क्या होता है कि प्रीस्टेस ऑफ ए टेम्पल ऑफ अपोलो इन एंसाइंट ग्रीस नॉन फॉर हर प्रोफेसीज। तो ये लोग क्या थे कि जो अपोलो में प्रीस्टेस थी, ये
जो है ना फ्यूचर की भविष्यवाणी यानी कि भविष्यवाणी कर लेते थे, आने वाले समय में क्या होने वाला है उसकी ये भविष्यवाणी कर लेते थे। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेके आया गया, डिराइव फ्रॉम ग्रीक नेम ओरेकल ऑफ डेल्फी। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोसेस यूज टू अराइव एट ए ग्रुप ओपिनियन और डिसीजन बाय सर्विंग ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट। तो ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड है उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपर्ट में क्या होता है कि आपने एक या दो से डील कर लिया, यहाँ पे क्या होता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया जाता है, और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके एक ही बार नहीं कई राउंड चलता है। एक्सपर्ट रिस्पॉन्ड टू सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चनियर्स एंड द रिस्पॉन्सेज आर एग्रीगेटेड एंड शेयर्ड विद द ग्रुप आफ्टर ईच राउंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई राउंड में जो है क्वेश्चनियर के थ्रू जो है एक्सपर्ट से डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको समराइज किया जाता है, उसके बाद फिर से उनके साथ शेयर किया जाता है। और जब तक वो सभी एक्सपर्ट एक ग्रुप रिस्पॉन्स पे, कॉमन रिस्पॉन्स पे कंसेंसस नहीं दे देते हैं, तब तक ये राउंड जो है चलता रहता है। नॉर्मली 3 से 4 राउंड्स यहाँ पे चलता है। द एक्सपर्ट कैन एडजस्ट देयर आंसर ईच राउंड आफ्टर ईच राउंड बेस्ड ऑन हाउ दे इंटरप्रेट द ग्रुप रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड टू देम। तो यही चीज़ होता है कि एक्सपर्ट ने पहले एक बार दिया, उसके बाद उसको समराइज किया गया, फिर वही समराइज सभी एक्सपर्ट को भेजा गया। अब जो एक्सपर्ट है उस पर जो अपना फीडबैक देंगे, और चाहे तो अपने को आंसर्स को वो जो है करेक्ट भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल राउंड ऑफ क्वेश्चनियर्स सेंट टू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट, द डेल्फी मेथड सीक्स टू रीच द करेक्ट रिस्पॉन्स थ्रू कंसेंसस। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यही चीज़ होती है कि बार बार जब आप कई राउंड से क्वेश्चन के थ्रू एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं, उसको कंबाइन करते हैं, उसके फिर से शेयर करते हैं, फिर से लेते हैं, फिर जो है जब तक एक कॉमन कंसेंसस, कॉमन जो है सहमति पे सभी एक्सपर्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक वो राउंड चलता रहता है। और फिर जब कॉमन सेंसस पे आ जाए, ग्रुप रिस्पांस पे आ गए, तो फिर उसी बेसिस पे सेल्स फोरकास्ट कर लिया जाता है। तो दैट इज डेल्फी मेथड। ठीक है, जहाँ पे हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट एक्सपर्ट के ओपिनियन का यूज़ करके। नेक्स्ट जो है और लास्ट है क्वालिटेटिव मेथड में, दैट इज हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड। देखिए हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड, एनालॉजी का मतलब क्या होता है, ए कंपैरिजन बिटवीन वन थिंग एंड अनदर टिपिकली फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। जब आप किसी पुराने चीज़ों के बेसिस पे नए चीज़ों को कंपेयर करते हैं, तो दैट इज़ एनालॉजी, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या होता है हिस्टोरिकल एनालॉजी मेथड में कि पास्ट सेल, किसी सिमिलर प्रोडक्ट के पास्ट सेल को यूज़ करके जो सिमिलर न्यू प्रोडक्ट है उसके सेल्स को जो है प्रिडिक्ट किया जाता है। द पास्ट सेल्स रिजल्ट ऑफ ए सिमिलर प्रोडक्ट आर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द लाइकली सेल्स ऑफ सिमिलर न्यू प्रोडक्ट। यानी कि आज एक नया प्रोडक्ट आपने बनाया है, तो इसकी सेल आगे चल के क्या हो सकती है, इसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिमिलर टाइप का कोई पुराना प्रोडक्ट था, उसकी सेल क्या थी। तो उसके बेसिस पर जो यहाँ पे जो है एस्टिमेट कर सकते हैं। ऑफन यूज्ड बाय पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट्स, आपने देखा होगा कि ये जो पास्ट रिकॉर्ड होता है उसके बेसिस पे जो है प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आगे चल के उनका फ्यूचर इवेंट कैसा होने वाला है। और जैसा कि आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। जैसे न्यूज़ में आप आजकल देखते हैं कि सर्वे किया जा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, तो ये सरकार बनेगी तो किससे जानते हैं, बट अभी होता है जनता वोट देती है, तो जनता से ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनके बेसिस पे जो है एस्टिमेट कर ले रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी कि किसकी सरकार बनेगी। फाइनल रिजल्ट तो जो आएगा वो आएगा ही, लेकिन एस्टिमेशन यही चीज़ होता है, फ्यूचर एस्टिमेशन, किसकी सरकार बनेगी, तो जनता जो वोट देती है उन्हीं से डेटा कलेक्ट करके अंदाजा लगा लेते हैं कि वो जो सरकार किसकी बनेगी। तो दैट इज ऑल्सो फोरकास्टिंग। क्वांटिटेटिव मेथड यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग, टाइम सीरीज एनालिसिस, मूविंग एवरेज मेथड, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस और इकोनॉमिक मॉडल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड से कैसे जो है आप सेल्स फोरकास्टिंग कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले है टेस्ट मार्केटिंग। तो देखिए टेस्ट मार्केटिंग कुछ नहीं है, जैसे कि आपने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पढ़ा था कि मार्केट में जब प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज करते हैं तो उससे पहले हम मार्केट टेस्टिंग करते हैं। तो वही टेस्ट मार्केटिंग यहाँ पे भी है। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में टेस्ट कर लेते हो, तो उसके बेसिस पे आप जो है कंज्यूमर की प्रेफरेंस को चेक कर लेते हो, और उसके बेसिस पे आप जज कर पाते हो कि हाँ आगे आपकी सेल्स होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये इतना ही बेसिक है। तो मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन अ फ्यू सेलेक्टेड सिटीज और टाउन टू चेक द रिस्पॉन्स ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है कुछ खास सिटीज़ में, सेलेक्टेड सिटीज़ या टाउन में, जहाँ पे उनको लॉन्च करके टेस्ट करवाया जाता है और उनके रिस्पॉन्स को चेक किया जाता है, और उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ही जो है डिसाइड किया जाता है कि आगे इसको हम कॉमर्शलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सच रिस्पॉन्स द फर्म डिसाइड्स वेदर टू कॉमर्शलाइज द प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल और नॉट। यानी कि कस्टमर्स को आपने जिनको टेस्ट किया उनके रेफरेंस को देखोगे, उनके रिस्पॉन्स को देखोगे, अगर उनको रिस्पॉन्स सही आता है, पॉजिटिव आता है, तो आप जो है इसको पब्लिकली कॉमर्शलाइज करोगे, लार्ज स्केल पे लॉन्च करोगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, नहीं तो
नहीं बनाओगे। द न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द सिलेक्टेड जियोग्राफिकल एरियाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइनल मार्केट। तो जो आप टेस्ट करोगे वो किस मार्केट में करोगे, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका फाइनल मार्केट, यानी जिनके लिए प्रोडक्ट आपने बनाया है जिस मार्केट के लिए, उसी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जहाँ पे आप टेस्ट कर रहे हो। यानी कि आपका प्रोडक्ट अगर बच्चों के लिए तो आपका टेस्ट भी बच्चों पे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और पे कर लें। ठीक, तो इट हेल्प्स द फर्म टू टेस्ट एंड ट्राई द प्रोडक्ट बिफोर हैंड। सेकेंडली, द टेस्ट मार्केटिंग इनेबल्स द फर्म्स टू लुक एट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट एट द अर्ली स्टेज। तो ये जो सेल्स फोरकास्टिंग का टेस्ट मार्केटिंग मेथड है, ये जो है कस्टमर को टेस्ट और ट्राई करने का मौका भी देता है और साथ ही साथ प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल जाता है कि उसके रिस्पॉन्स कैसे आएंगे। दूसरा कि इसके प्रॉस और कॉन्स, यानी कस्टमर आपको इसके प्रॉस, प्रोडक्ट के प्रॉस यानी कि क्या उसके नुकसान है क्या फ़ायदे हैं, ये भी आपको बता देगा अर्ली स्टेज पे, शुरुआती स्टेज पे, जिससे कि आप उसको करेक्ट करके दोबारा से लॉन्च कर सकते हैं। तो ये टेस्ट मार्केटिंग होता है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में भी कि यहाँ पे क्या होता है कि डेटा को टाइम पे अरेंज कर लिया जाता है, टाइम और डेट वाइज, और उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है। पास्ट डेटा आर अरेंज्ड इनटू टाइम सीरीज एंड देन दे आर एनालाइज्ड। प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग टाइम सीरीज डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिक्स। तो इसको जो हम स्टैट्स का यूज करके जब एनालाइज करते हैं तो दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस, और उसके बेसिस हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मंथली पैसेंजर्स, अब ये मंथली पैसेंजर का डेटा है कि कब जो है पैसेंजर्स जितना हमारे पास ट्रेवल कर रहे हैं। अब रेलवे का ले लीजिए या फिर किसी बस डिपार्टमेंट का ले लीजिए, तो वो जानना चाहता है कि कौन से ईयर में क्या पैसेंजर की रेट रही है। तो 1950 में पैसेंजर की संख्या कम थी, 1952 में ज़्यादा हुई, 1951 में उससे ज़्यादा, और 1960 में सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 1960 में भी ज़्यादा है, लेकिन अप एंड डाउन्स वहाँ पे भी है, यानी कि वहाँ पे भी फ्लक्चुएशंस हैं। तो 4 वेरिएशंस होते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है, साइक्लिक, सीजनल, इरेगुलर या कॉजल। साइक्लिक, सीजनल, इरेगुलर, कॉजल, ये आपने जो है पढ़ा है इसमें बिजनेस साइकिल्स में भी। तो अप एंड डाउन्स होते रहते हैं कि सेल अचानक से बढ़ जाएगी, ठंडियों में सेल सीजन में जो है सेल्स ऊपर गई, फिर नीचे हो गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे हो गई। इस तरीके से जो है डेटा एनालाइज किया जाता है। जैसे कि आप टूरिज्म इंडस्ट्री ले लीजिए, तो समर सीजन में टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाती है, वहीं पे फिर जैसे जैसे सीजन ऑफ होता है टूरिस्ट की संख्या घट जाती है, फिर जैसे सीजन आएगा समर का, फिर जो है टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये जो है टाइम सीरीज एनालिसिस होता है। इसके बेसिस पे भी आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि आपको पता है कि समर सीजन आने वाला है, तो यानी कि आपकी सेल्स ज़्यादा होने वाली है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन वगैरह तैयार करके रख सकते हैं कि प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। यहाँ पे क्या है, सिंपल सा एक फॉर्मूला आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के लिए जो है एनालाइज करने के लिए होता है, फोरकास्टिंग करने के लिए। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट यानी कि सपोज करिए कि अगले महीने हमारा सेल कितना हो सकता है, उसको फोरकास्ट करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि मूविंग एवरेज यानी कि जो लास्ट के 2 ईयर या 2 मंथ या फिर लास्ट के 3 मंथ का जो है जो सेल्स होता है उसका जो है आप एवरेज निकालते हो, और उसके बेसिस पे जो है आप जो है एस्टिमेट करते हो कि फ्यूचर की जो आने वाले मंथ की जो फोरकास्ट होगी वो कितनी होगी। मेथड फॉर एवरेजिंग द रिजल्ट ऑफ रिसेंट सेल्स हिस्ट्री टू डिटरमाइन ए प्रोजेक्शन फॉर द शॉर्ट टर्म, यानी कि रिसेंटली हमारा कितना सेल्स रहा है उसके उनके एवरेज के बेसिस पे हम आने वाले मंथ का फोरकास्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे कि ये क्या है, ये यहाँ पे सेल्स दिखाया गया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से सेल्स दिखाया गया कि कौन से मंथ में कितनी सेल है। तो आगे सामने आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज हर महीने के देते हैं। यहाँ पे हम 3 मंथ का मूविंग एवरेज लेके चल रहे हैं, यानी 3 मंथ का। तो आप सपोज करिए कि आपको जनवरी मंथ में जानना है या कि हमारा जो है क्या आने वाला है, सेल्स क्या हो सकता है सेल्स। तो उसके लिए आप जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीनों महीने का एवरेज निकाल लेंगे। तो 1004 प्लस 1087 प्लस 1090 करेंगे तो आपका जो 1060 आ जाएगा 3 मंथ का मूविंग एवरेज। तो यही जो है एक्सपेक्टेड आपका फ्यूचर सेल जो है जनवरी 2009 में हो सकता है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज निकालते हैं। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड में कुछ नहीं, ये भी एक सिमिलर है जो है मूविंग एवरेज की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंस इतना है कि जो रिसेंट पास्ट सेल होता है उसको ज़्यादा यहाँ पे वेटेज दिया जाता है। ओनली डिफरेंस इज रिसेंट पास्ट सेल आर गिवन मोर वेटेज देन अर्लियर, यानी कि जो जस्ट आपका प्रीवियस मंथ में या प्रीवियस ईयर में सेल्स रहा होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। और ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। और इफ़ द डेटा हैज़ नो ट्रेंड एंड नो सीजनल पैटर्न, यानी कि कोई ट्रेंड नहीं है, कोई सीजनल पैटर्न नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, तो ये मेथड वहाँ पे आसानी से यूज़ किया जाता है, एक्सपोनेंशियल मेथड। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस 1 प्लस अल्फा
AT-1 माइनस FT-1। तो FT क्या है? न्यू फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर फोरकास्ट, T-1 प्रीवियस पीरियड फोरकास्ट, FT-1 यानी कि पिछले महीने जो आपने फोरकास्ट किया होगा, AT-1 जो एक्चुअल डिमांड थी उस महीने, और अल्फा स्मूथिंग वेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये अल्फा जो है नॉर्मली 0 to 1 के बीच में होता है और हमेशा 0.1 to 0.4 के बीच में हम इसको अज्यूम करके कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो आप एक एग्जांपल देखें स्मूथिंग मेथड का। तो सपोज करें कि आपका सेल्स और फोरकास्ट सेल 2021 के लिए 50 लाख और 45 लाख था, यानी कि हमने फोरकास्ट किया कि हमारी सेल जो है वो 45 लाख हो सकती है और एक्चुअल में सेल जो हमारी थी वो 50 लाख थी। क्लियर? 2021 में। अब हमको जो है कैलकुलेट करना है 2022 के लिए क्या हो सकती है। तो हम मान के चलते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0.4, यानी जो अल्फ़ा की वैल्यू है, जो स्मूथिंग कांस्टेंट होता है, वेटिंग कांस्टेंट होता है, वो 0.4 हम मान के चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले में रखेंगे तो 45, यानी कि जो प्रीवियस हमारा फोरकास्टिंग सेल था प्लस 0.4 जो अल्फ़ा है, 50 माइनस 45, 50 एक्चुअल सेल माइनस 45 फोरकास्टेड सेल। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ 47 लाख, यानी कि ये जो है आपका फ्यूचर फोरकास्ट हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है इतनी सेल्स आपकी जा सकती है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वेटेड मूविंग एवरेज मेथड, यानी कि वेटेड मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करके आप किस तरीके से सेल्स फोरकास्टिंग या फिर डिमांड फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि कैलकुलेट द 3 years वेटेड मूविंग एवरेज, जहां पे आपको वेट भी दिया रहेगा कि वेट है 1 to 1। इसी तरीके से कैलकुलेशन ऑफ 5 years वेटेज पूछ सकता है कि 5 year वेटेड मूविंग एवरेज आप कैलकुलेट करिए, जहाँ पे आपको 5 वेट्स दिए रहेंगे। तो यहाँ पे 3 years का पूछे तो यहाँ पे आपको 3 वेट्स भी दिए रहेंगे, 1, 2 and 1। और उसके बाद फिर आपको जो है डेटा दिया रहेगा कि ईयर आपको दे दिया गया, इधर सेल्स दे दिया गया कि ईयर 1 में इतनी सेल्स थी, ईयर 2 में इतनी सेल्स थी, ईयर 3 में इतनी सेल्स थी। तो आपको जो है 3 years वेटेड मूविंग एवरेज जो है कैलकुलेट करना है, ये जो डेटा दिया गया है उसके लिए। और वेट क्या है 1 to 1, मतलब कि 3 साल का 3 वेट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल फॉर्म बनाना है। क्लियर? तो आपने जो है एक ऐसा टेबल बना दिया जहाँ पे आपने लेफ्ट साइड में ईयर लिख लिया, फिर सेल्स लिख लिया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 3 year वेटेड मूविंग टोटल फाइंड आउट करना है। 3 year वेटेड मूविंग टोटल, 5 ईयर होता तो 5 का फाइंड आउट करते, 3 ईयर है तो 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेट 1 to 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखिए 3 ईयर है तो जो सेल्स वाला कॉलम है आप वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो ईयर 1 का सेल है 2 में क्या करेंगे, पहला वेट इंटू कर देंगे, 2 into 1। उसके बाद फिर सेल्स जो दूसरे ईयर का सेल है 4, तो 4 में सेकेंड वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड ईयर का सेल्स है 5 में थर्ड वेट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो किस इस तरीके से आप लिखेंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा 2, 4, 5 इनका वेट लिया है तो 4 के सामने डेटा पुट करेंगे। इसी तरीके से 4, 5, 7 का जो है डेटा जो है वेटेड मूविंग टोटल निकालेंगे तो 5 के सामने डेटा हम लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 2, 4 और 5 ये 3 ईयर का हम जो है यहाँ पे वेटेड मूविंग टोटल निकाल रहे हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जो कि वेट दिया गया था। क्लियर? तो 2 into 1 प्लस 4 into 2 प्लस 5 into 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 8 + 5 इक्वल टू 15 आ जाएगा। क्लियर? अब इसी तरीके से आप जो है नेक्स्ट 3 ईयर का वेटेड मूविंग टोटल निकालेंगे। तो नेक्स्ट 3 ईयर कौन है, 4, 5, 7। 2, 4, 5 का हमने निकाल लिया, अब है 4, 5, 7। तो 4, 5, 7 में 4 को 1 से, 5 को 2 से और 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास डेटा आ जाएगा 4 + 10 + 7 इक्वल टू 21। क्लियर? इसी तरीके से फिर नेक्स्ट जो आपका 3 ईयर का होगा दैट इज़ 5, 7 और 8, यानी कि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर को हम करेंगे। तो 5 into 1, 7 into 1 और 8 into 7 into 2 और 8 into 1, तो 5 + 14 + 8 यानी कि 27 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर 3 ईयर का जो है वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे दैट इज 7, 8 और 10 और उसकी वैल्यू हम 8 के सामने लिख देंगे। तो 7 into 1, 8 into 2 और 10 into 1 इसको ऐड कर लेंगे, 7 + 16 + 10 आएगा इक्वल टू 33 हो जाएगा। इस तरीके से 8, 10 और 13 नेक्स्ट 3 ईयर का जो है हम यहाँ पे वेटेड मूविंग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो 8 into 1 + 10 into 2 + 13 into 1, तो ये 1 to 1 आपको पता है क्या है, ये वेट है जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 20 + 13 आएगा यानी कि टोटल 41। अब देखिए नेक्स्ट 3 ईयर आपके पास नहीं है, अब क्या बचा आपके पास
8, 10, 13 ये हो गया। अब 10, 13 उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर का कोई आपका पास डेटा नहीं है, तो यहीं तक जो है आप स्टॉप हो जाएंगे। आगे 13 पे आप कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो आपके पास ये पूरा डेटा 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल आ गया है। अब जो है नेक्स्ट कॉलम एक आप जो है राइट साइड में और बनाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। अब जो है 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वेट है 1 to 1 इसको प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। क्लियर? तो 1 + 2 + 1 करेंगे तो कितना आ गया, वेट 4 आ गया। अब इसी 4 से जो आपने वेटेड मूविंग टोटल निकाला है उसको डिवाइड कर देना है, और वही आपका आ जाएगा 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। तो पहला आपने वेटेड मूविंग टोटल क्या निकाला है, 15। तो 15 को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा 3.75 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज। इसी तरीके से दूसरा है 21, तो 21 को 4 से डिवाइड कर देना है 5.25। 27 नेक्स्ट है, तो 27 को 4 से डिवाइड कर देना है 6.75। फिर इसी तरीके से 33 को 4 से डिवाइड करेंगे 8.25, और 41 को डिवाइड करेंगे 4 से 10.25। तो ये आपका जो है 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज आ गया। क्लियर? तो आपको जो है जब भी वेटेड मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करने के लिए बोला जाए तो 3 ईयर है कि 5 ईयर है, वहाँ पे आपको दिया रहेगा, प्लस उतने ही वेट दिए रहेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 ईयर वेटेड मूविंग टोटल निकालना है। तो आपको जो है शुरू के 3 ईयर्स लेने हैं और फिर वेट से मल्टीप्लाई कर देने हैं। अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज पूछा है, फिर 3 ईयर का निकाल के नेक्स्ट 3 ईयर, फिर नेक्स्ट 3 ईयर, फिर नेक्स्ट 3 ईयर, इस तरीके से जब तक आपके पास 3 ईयर का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, या फिर 5 ईयर पूछा है तो 5 ईयर का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, तब तक आपको जो है वेटेड मूविंग टोटल निकालना है। उसके बाद जो वी वेट आपको दिया गया होगा उसको ऐड कर देना है, जो वेट का सम आएगा उससे जो भी आपने मूविंग वेटेड मूविंग टोटल निकाला है उसको डिवाइड करेंगे, आपके पास 3 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज या फिर 5 ईयर वेटेड मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक में, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि शो करता है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल। 2 या 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। लीनियर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, यानी कि एक बढ़ रहा है तो सामने वाला भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, यानी कि एक में चेंज होने से सामने वाले में भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर वेरिएबल। बट ऑब्वियस बात है कि जब रिलेशनशिप 2 वेरिएबल में होगा तो एक वेरिएबल का अगर हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो हम दूसरे वेरिएबल के बेसिस पे दूसरे वाले वेरिएबल का भी हम डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस में भी होता है। तो रिलेशनशिप पहले इस्टेब्लिश किया जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जैसे कि इनकम, प्राइस ऑफ गुड, ये सब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गए, और इस पे जो है डिमांड डिपेंड करती है तो वो डिपेंडेंट हो गया। हमें सेल्स फोरकास्ट करनी है तो हमारा सेल्स की सामने कस्टमर के इनकम पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करती है, तो उसके बेसिस पे हम जो है अपनी सेल्स की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और जब आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हो 2 वेरिएबल के बीच में, 2 से अधिक वेरिएबल के बीच में, उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन डेवलप किया जाता है जो कि y = a + bx होता है। y क्या हो गया, इन y जो हो गया आपका वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, किस पे, y x पे डिपेंड करता है। x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सपोज करो सेल्स कॉल कितना किया गया उस पे सेल्स जो है डिपेंड करती है, तो y क्या होगी, सेल्स, और x हो गया सेल्स कॉल, तो y इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स कॉल। ठीक है, वहीं पे b क्या है, b स्लोप ऑफ द लाइन होता है, और a जो है इंटरसेप्ट होता है। ये दोनों कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूले से। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन का यूज करके जो है फिर आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि जो हमारा सेल्स फोरकास्ट कर सकते हैं आपके। ठीक है, अब सपोज करें कि रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं। सपोज करें कि इनकम और एजुकेशन ये इंडिकेटर हैं सेल के पीसी, पर्सनल कंप्यूटर के। तो जो सेल ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वो इनकम और एजुकेशन डिपेंड करता है। तो सो इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द सेल्स गो अप विथ इंक्रीज इन इनकम एंड एजुकेशन, यानी कि अगर इनकम और एजुकेशन बढ़ रही है तो पर्सनल कंप्यूटर की जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, उसकी सेल्स भी बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अब हमें दूसरा क्या होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप को देखना होता है कि किस डिग्री से रिलेशनशिप है, यानी कि किस रेंज से बढ़ रहा है। आप सपोज करें कि जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी और सेल्स हमने रिलेशन निकाला कि हमने देखा कि 2021 में जीडीपी 2.6% से बढ़ी। हम सपोज कर रहे हैं कि जीडीपी 2.6% से ग्रो की, तो हमारा सेल भी जो है 5.2% से इंक्रीज किया। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, 5.2% जो हमारा सेल बढ़ा ऑन द इंक्रीज इन जीडीपी बाई 2.6%, तो यानी पे दुगना बढ़ा, यानी कि जीडीपी का ट्वाइस जो है हमारा सेल्स बढ़ा है। तो हम इस पे अज्यूम कर सकते हैं कि अगर जीडीपी नेक्स्ट ईयर 4% बढ़ने की उम्मीद है तो हमारा जो सेल है वो भी 8% बढ़ सकता है। क्यों, क्योंकि दुगना बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ करके आप जो है कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी देखनी पड़ती है कि कितना किस रेशियो में बढ़ रहा है रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस में 2 टेक्निक होते हैं, एक होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और दूसरा होता है
मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल फीचर को जो है प्रिडिक्ट किया जाता है, यानी कि एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट होगा, दैट्स इट। वहीं पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे मोर देन वन फीचर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि सेल्स जो है वो इनकम और एजुकेशन, यहाँ पे क्या हो गया मल्टीपल वेरिएबल हो गया। वहीं पे सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, तो ये क्या हो गया सिंगल, ठीक। तो सिंगल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम जो है एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकाल के हम फोरकास्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, कंज्यूमर प्रेफरेंसेज हैं और सेल्स है। कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है 3 पे 150 सेल्स है, 9 कंज्यूमर प्रेफरेंस पे 600 है, 8 पे इसी तरीके से 450 है, इसी से लास्ट में 7 पे देखेंगे तो 6 कंज्यूमर प्रेफरेंस पे 330 जो है सेल्स है। तो यहाँ पे सेल्स क्या हो गया, सेल्स कंज्यूमर प्रेफरेंस पे डिपेंडेंट है, तो सेल्स क्या हो गया वाई हो गया, सेल्स क्या हो गया डिपेंडेंट, उसको हम वाई से डिनोट करेंगे। और कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है एक्स, जो कि इंडिपेंडेंट है, हम उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर। तो रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको पता है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे सेल्स क्या हो गया वाई जो कि डिपेंडेंट है, और कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है एक्स जो कि इंडिपेंडेंट है। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो है कि आप बी देखेंगे तो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है बी, तो बी को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है समीशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये एक्स और वाई यहाँ पे क्या है स्मॉल में है, तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो समीशन एक्स आई वाई आई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज समीशन कैपिटल एक्स आई वाई आई माइनस एन एक्स वाई क्या है वो मीन है। क्लियर। वो आगे हम इसी डेटा से कैलकुलेट करेंगे जो आपको सामने टेबल दिख रहा है। और इसी तरीके से समीशन एक्स आई स्क्वायर को हम कैसे कैलकुलेट देते हैं समीशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर का मतलब कि मीन का स्क्वायर। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिफरेंट जो एक्स आई वाई आई और मीन जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास समीशन एक्स आई वाई आ जाएगा और समीशन एक्स आई स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम जो इससे बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारे पास वाई ए की वैल्यू आ जाएगी और देन हम वाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब सपोज करिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कंज्यूमर प्रेफरेंस 10 पे कितनी सेल होगी, यानी कि जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो उस वक्त सेल्स कितनी हो सकती है, आपको ये कंप्यूट करना है, फोरकास्ट करना है। तो उसके लिए फिर हम जो है अब जो है अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है एक्स और सेल्स क्या है वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कैलकुलेट एक्स आई और एक्स आई का स्क्वायर और एक्स आई वाई आई कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स आई का स्क्वायर कैसे होगा, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस एक्स आई है तो उसी को स्क्वायर कर देना, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दैट इज 36। तो इस तरीके से आप जो है एक्स आई का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। अब अगला जो है आपका दैट इज एक्स आई वाई आई, यानी कि कंज्यूमर प्रेफरेंस की जो वैल्यू है और सेल्स की जो वैल्यू है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा एक्स आई और वाई आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हो जाएगा दैट इज 3 इंटू 150 450, 9 इंटू 600 500 5400, 8 इंटू 450 3600, 5 इंटू 200 1000, 9 इंटू 550 4950, 2 इंटू 100 करेंगे 200 एंड 6 इंटू 330 दैट इज 1980। तो इस तरीके से जो है आप एक्स आई और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगला काम क्या है आपका सबका समीशन करना है, यानी जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है 3985926 इसको ऐड कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए वाई यानी जो सेल्स है उसको 150 600 450 200 550 100 330 इसको ऐड करके नीचे समीशन लिख दीजिए। इसी तरह से एक्स आई स्क्वायर का समीशन आपको कर देना और एक्स आई वाई का भी समीशन कर देना है। तो जब आप इनका समीशन निकालेंगे तो इस तरीके से एक्स आई इज इक्वल टू 42 हो जाएगा, वाई आई की वैल्यू 2380 हो जाएगी, एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू 300 और एक्स आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 17580। ये जो है आपका समीशन आ जाएगा। अब अगला काम क्या है आपको मीन निकालना है। मीन यानी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मीन कैसे निकलता है समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यानी एक्स की अगर मीन निकालें वहीं पर वाई का मीन कैसे निकलेगा समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7। तो मीन हमें निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा दैट इज एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यानी कि एक्स आई की वैल्यू क्या है 42, तो 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6। तो एक्स क्या आ गया यानी मीन क्या आ गया 6। वो इसी तरीके से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो समीशन ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई एन यानी कि 2380 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 340। तो अब हमारा अगला काम क्या है हमें वैल्यू निकालनी है किसकी बी की। तो v की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले समीशन एक्स आई वाई आई और समीशन एक्स आई का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है ये वाला फॉर्मूला जो हमने देखा था इसमें वैल्यूज निकालने। तो सबसे पहले क्या है समीशन एक्स आई और वाई आई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए समीशन एक्स आई वाई की वैल्यू क्या आई है 17580 माइनस
क्या है n इंटू एक्स इंटू वाई, यानी n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 7, x क्या है यानी मीन, x का मीन कितना था 6 ऊपर ही हमने कैलकुलेट किया है, और y यानी मीन ऊपर ही हमने कैलकुलेट 340, हमने वैल्यूज पुट कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा समीशन एक्स आई वाई इज इक्वल टू 3300। क्लियर। इसी तरीके से आपको समीशन एक्स आई का स्क्वायर निकाल लेना, तो समीशन एक्स आई का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 300 माइनस 7 इंटू 36 का है, एक्स क्या है 6 का स्क्वायर 36, और 300 क्या है समीशन एक्स आई स्क्वायर, जो कि आपने टेबल में कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से आपके पास समीशन एक्स आई का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। तो अब आपके पास समीशन एक्स आई वाई आई की वैल्यू आ गई और समीशन एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू होगी 48। तो आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि समीशन एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाई समीशन एक्स आई स्क्वायर। तो आपकी वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज आपने समीशन एक्स आई वाई निकालना, फिर आपने समीशन एक्स आई स्क्वायर निकाला 48, तो बी की वैल्यू क्या है 3300 डिवाइडेड बाई 48 इज इक्वल टू 68.75। क्लियर। तो यहाँ पे आप तो डेटा आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो है अगला काम आपको क्या है, y इज इक्वल टू ए बी एक्स आपको दिया गया है। क्लियर। हमारे पास क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए बी एक्स, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई, x हमारे पास मीन पता है, y मीन हमें पता है, तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे a की वैल्यू, तो इसको इक्वेशन को एक्सचेंज करेंगे तो a इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स भी हम लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या है मीन 340, b की वैल्यू 68.75 अभी जस्ट हमने कैलकुलेट की, और x क्या है मीन 6, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको क्या आ जाएगा -72.5। क्लियर। तो ए की वैल्यू आ गई, तो अब हमारे पास ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई और एक्स की वैल्यू हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि कैलकुलेट करिए कि 10 रेटिंग पे कंज्यूमर प्रेफरेंस पे सेल्स क्या होगा, यानी कि जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो सेल्स क्या होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्या हो गया 10, इंडिपेंडेंट है कंज्यूमर प्रेफरेंस, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10। अब हमें जो है y की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो y की वैल्यू के फॉर्मूला सीधा सीधा पुट करना है, a का मतलब -72.5 ऊपर कैलकुलेट किया है, b हमने 68.75 पहले कैलकुलेट किया, और x यहाँ पे हमको 10 मिल गया है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -72.5 प्लस 68.75 इंटू 10, यानी कि 615। तो जब कंज्यूमर की प्रेफरेंस 10 होगी तो फिर उसके बाद डिमांड क्या होगी 615 यूनिट डिमांड होगी। तो इस तरीके से जो है आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है मॉडल दैट इज इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल मैथमेटिकल मॉडल है जो कि एक टूल है जो कि रिवील करता है रिलेशनशिप अमॉन्ग इकोनॉमिक वेरिएबल्स टू फोरकास्ट फ्यूचर डेवलपमेंट, यानी कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे इनकम या फिर आपका जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, इसके बेसिस पे हम जो है सेल्स फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है, रिवील करता है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक वेरिएबल एंड टू फोरकास्ट फ्यूचर डेवलपमेंट। वेरिएबल्स जैसे कि हाउस होल्ड इनकम, कंज्यूमर स्पेंडिंग, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट या फिर कुछ और, एंड देन ट्राई टू फोरकास्ट हाउ चेंज इन सम वेरिएबल विल अफेक्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ अदर, यानी कि इन सब चीज़ों में चेंज होने पे कैसे हमारा सेल्स जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसी को हम इकोनोमेट्रिक मॉडल कहते हैं। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बेसिस पे फ्यूचर को यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है। बुल व्हिप इफेक्ट। देखिए व्हिप का मतलब होता है कोड़ा। आपने देखा होगा अक्सर जो बैलगाड़ी लोग चलाते हैं तो बैल को कंट्रोल करने के लिए वो कोड़े का यूज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक साइड जो छोर बैलगाड़ी चलाने वाले ने पकड़ के रखा होता है, वहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज करने पे जो दूसरा छोर होता है व्हिप का यानी कोड़े का, उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ज़्यादा चेंज होता है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, बुल व्हिप इफेक्ट कहते हैं। स्मॉल चेंज एट वन एंड कॉजेज लार्ज चेंज एट अनदर एंड, यानी कि जो हाथ जो सिरा जो है कोड़े का जो बैलगाड़ी चलाने वाला पकड़ के रखता है, वहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज करता है तो जो व्हिप होता है जो कोड़े का दूसरा एंड होता है वहाँ पे ज़्यादा चेंज होता है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, बुल व्हिप इफेक्ट कहते हैं। तो सिमिलरली जो बुल व्हिप इफेक्ट है वो SCM यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी होता है। अब देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होते हैं, सप्लायर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, देन कस्टमर होता है। तो यहाँ पे ये सप्लाई चेन के एलिमेंट्स होते हैं। अब जब कस्टमर है, कस्टमर थोड़ा सा भी अपने डिमांड में अगर चेंज करता है तो उस डिमांड की वजह से जो रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर होते हैं उनकी डिमांड में लार्जर चेंज आता है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहा गया, बुल व्हिप इफेक्ट कहा गया। तो बुल व्हिप इफेक्ट इन SCM डिस्क्राइब्स हाउ स्मॉल फ्लक्चुएशन इन डिमांड एट द रिटेल लेवल कैन कॉज प्रोग्रेसिवली लार्जर फ्लक्चुएशन इन डिमांड एट द होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर एंड रॉ मटेरियल सप्लायर लेवल, यानी कि थोड़ा
थोड़ा सा डिमांड फ्लक्चुएशन अगर कस्टमर के साइड से रिटेलर पॉइंट से होता है तो उसकी वजह से जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं और रॉ मटेरियल सप्लायर हैं, उनकी डिमांड में जो है ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो इसी को बुलविप इफेक्ट कहते हैं एससीएम में। इसको हम व्हिपलैश इफेक्ट या फिर फॉरेस्टर इफेक्ट भी कहते हैं। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मिसमैच इन द डिमांड फोरकास्ट दैट एक्सटेंड अलोंग द सप्लाई चेन, यानी कि जो डिमांड फोरकास्ट में मिसमैच होता है उसी वजह से जो ये बुलविप इफेक्ट होता है, जिसको हम व्हिपलैश इफेक्ट या फिर फॉरेस्टर इफेक्ट भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बुलविप इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा सा चेंज होने पे डिमांड में, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेलर की डिमांड फोरकास्टिंग में थोड़ा सा चेंज होने से जो होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनके डिमांड में ज़्यादा चेंज होता है। तो इसीलिए इसको बुलविप इफेक्ट कहा गया। ये क्यों होता है? इट हैपेंस व्हेन देयर इज एन इनएक्यूरेसी और एरर इन द डिमांड फोरकास्ट एट वन पॉइंट इन द सप्लाई चेन, यानी कि किसी सप्लाई चेन के किसी एक पॉइंट पे जब डिमांड फोरकास्ट में इनएक्यूरेसी होता है या फिर एरर होता है तो इसकी वजह से पूरे सप्लाई चेन में क्या हो जाता है? बुलविप इफेक्ट आ जाता है। क्लियर? अब एग्जांपल हम समझते हैं। अब सपोज करिए कि कोई कस्टमर है, कोई कंज्यूमर है, वो क्या करता है कि 5 यूनिट किसी प्रोडक्ट का पर मंथ जो है परचेज करता था। सपोज करिए कि कोई बिस्किट है और वो 5 यूनिट यानी कि 5 पैकेट जो है बिस्किट का पर मंथ परचेज करता था। तो रिटेलर अपने यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग जो है 5 यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपने यहाँ पे स्टॉक मेंटेन रखता था। लेकिन अचानक से कस्टमर के, कंज्यूमर के नीड जो है वो चेंज होती है, उसके यहाँ पे कोई गेस्ट आते हैं, फिर कोई भी रीजन से उसकी नीड चेंज होती है और वो क्या करता है कि किसी मंथ 10 यूनिट्स की डिमांड करता है। कंज्यूमर क्या करता है कि उस दिन बोलता है कि उस मंथ में बोलता है कि उसको 5 यूनिट नहीं 10 पैकेट्स चाहिए बिस्किट के। तो अब जो है रिटेलर के पास कितनी डिमांड गई? 10 की डिमांड गई कस्टमर द्वारा। तो अब जो है रिटेलर यहीं पे क्या करता है, यहीं पे मिसमैच होता है। यहीं पे रिटेलर ये एज्यूम कर लेता है, ये एस्टिमेट कर लेता है कि जो प्रोडक्ट है उस बिस्किट की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो रिटेलर क्या करता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिमांड इंक्रीज होगी, इस उम्मीद से क्या करता है रिटेलर, जो होलसेलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उससे 50 यूनिट की डिमांड कर देता है। अब रिटेलर के पास कहाँ से आएगा? डिस्ट्रीब्यूटर से ही तो आएगा। तो जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना के डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है और रिटेलर कंज्यूमर को चलता है। अब कंज्यूमर जो है 5 यूनिट लेता था, अचानक से उसने 10 यूनिट मांग लिया तो रिटेलर को लगा कि डिमांड बढ़ सकती है, तो उसने क्या किया कि 10 की बजाय 15 यूनिट की डिमांड कर दी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। अब डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है कि रिटेलर जो है आज 15 यूनिट डिमांड कर रहा है तो हो सकता है कि आगे चल के ये और ज़्यादा डिमांड करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर से जो है 20 यूनिट्स की डिमांड कर देता है, यानी कि 5 यूनिट उसने अपने यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक के पर्पज से रख लिया। तो उसने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से 20 यूनिट्स मांग लिए, तो 20 में से 15 रिटेलर को दे देगा और 5 अपने यहाँ पे सेफ्टी पर्पज से रखेगा कि हो सकता है कि रिटेलर अपनी डिमांड को इंक्रीज करेगा। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, 20 यूनिट्स जो है सेफ्टी स्टॉक के तौर पर जो है मैन्युफैक्चरर से डिमांड कर दिया। अब मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि वो 20 यूनिट्स ना बना के 40 यूनिट्स बना लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ज़्यादा यूनिट्स बनाएगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो कम कॉस्ट के चक्कर में 20 यूनिट्स की जगह है वो क्या करता है 40 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल जो सप्लायर से लेता है और 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि कस्टमर ने 5 यूनिट्स जो है परचेज करता था, लेकिन किसी मंथ में उसने 10 यूनिट्स डिमांड कर लिया। अब 10 यूनिट्स जो है उसने पर्टिकुलर किसी एक मंथ में डिमांड किया, तो यहाँ पे रिटेलर ने एस्टिमेट किया कि हो सकता है कि कस्टमर की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसने रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर से 15 यूनिट्स की डिमांड कर ली और डिस्ट्रीब्यूटर को लगा कि रिटेलर की डिमांड आज बढ़ी है, कल और बढ़ेगी, तो उसने 20 यूनिट्स की डिमांड मैन्युफैक्चरर से कर ली। और वहीं पे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया कि कॉस्ट को कम करने के लिए और इस उम्मीद में कि हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटर आगे चल के और ज़्यादा डिमांड करेगा, तो उन्होंने 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कस्टमर के थोड़े से डिमांड में चेंज करने से यहाँ पे जो पूरा सप्लाई चेन है, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, उनकी डिमांड में लार्जर चेंज आया है। कस्टमर ने 5 यूनिट्स का डिमांड चेंज किया, 5 से 5 किया और यहाँ पे रिटेलर की डिमांड जो है 50 यूनिट हो गई, डिस्ट्रीब्यूटर की 20 यूनिट्स हो गई और मैन्युफैक्चरर की 40 यूनिट्स हो गई। तो डिमांड क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसी को बुलविप इफेक्ट कहते हैं कि कस्टमर के थोड़े से डिमांड में चेंज होने से, यानी कि सप्लाई चेन के किसी एक एंड में थोड़ा सा चेंज होने से सप्लाई चेन में बाकी एंड में जो है लार्जर चेंज आता है। कस्टमर ने थोड़ा सा डिमांड चेंज किया, रिटेलर ने उस जो भी चेंज हुआ डिमांड में, रिटेलर ने उसको गलत तरीके से एस्टिमेट किया, मिसमैच किया एस्टिमेट में, और जो है उसका जो है बुलविप इफेक्ट जो है पूरे सप्लाई चेन में पड़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या किया, फिगर से समझे। तो कस्टमर ने क्या किया कि एक बार जो
है अपनी डिमांड को चेंज किया, कस्टमर ऑर्डर स्पाइक हुआ, तो उसको देखते हुए रिटेलर ने अपने जो है डिमांड को ऊपर कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर से। वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर ने देखा कि रिटेलर की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी डिमांड मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा कर दी, और मैन्युफैक्चरर ने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो मैन्युफैक्चरर ने सप्लायर से जो है ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज कर लिया। तो इसी को क्या कहते हैं, बुल व्हिप इफेक्ट कहते हैं, कि थोड़ा सा डिमांड चेंज होने की वजह से कस्टमर की पूरे सप्लाई चेन में डिमांड जो है वो लार्जर लेवल पे चेंज हो जाती है। और ये क्यों होता है, बिकॉज इन एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग की वजह से होता है, या फिर मिसमैच की वजह से डिमांड फोरकास्टिंग में होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर ने तो एक बार डिमांड जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, लेकिन अगर जब मैन्युफैक्चरर ज़्यादा प्रोडक्ट बना देगा तो मैन्युफैक्चरर के पास बहुत सारा जो है वेयर हाउस में ही रखा रह जाएगा सामान। तो इससे क्या होता है कि इससे टाइम तो जाएगा ही जाएगा, और जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो भी ज़्यादा पड़ जाती है मैन्युफैक्चरर्स को, हो डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो इसलिए डिमांड फोरकास्टिंग सही तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि ये बुल व्हिप इफेक्ट को नेगलेक्ट किया जा सके, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पुश एंड पुल सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखिए, मैन्युफैक्चर का काम क्या है, प्रोडक्ट को बनाना और कस्टमर तक पहुंचाना, क्लियर। यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, सप्लाई चेन का यूज़ करके प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर ने बनाया है उसको कस्टमर तक पहुंचाना, ये काम हो गया। अब मैन्युफैक्चर के सामने एक क्वेश्चन ये उठता है कि वो प्रोडक्ट बनाए तो कितना बनाए, प्रोडक्शन करे तो कितना करे, क्लियर। तो अब वहाँ पे उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो क्या करे कि जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तब वो प्रोडक्ट बनाएगा और फिर कस्टमर को सप्लाई चेन के जरिए डिलीवर कर देगा, जैसा कि रेस्टोरेंट में होता है या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में होता है। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं, तो आप लंच करने, डिनर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जब पहुँचते हैं ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद फिर आपके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बन के आता है और फिर आपको डिलीवर हो जाता है। या फिर ऑटोमोबाइल का एग्जाम्पल लें, तो जब आप 4 व्हीलर कार परचेज करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप बुकिंग करते हो उसके बाद फिर जो है वहाँ पे कार बनती है और फिर जो है आपको डिलीवर हो जाती है। तो ये क्या है, ये ऑर्डर के बेसिस पे होता है, यानी कि कस्टमर ऑर्डर करेगा, देन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को बनाएगा और फिर वो सप्लाई करता है कस्टमर को। वहीं पे दूसरा ऑप्शन क्या है मैन्युफैक्चर के सामने, कि वो क्या करे कि वो फोरकास्ट कर ले कि हाँ जो है इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है आने वाले टाइम पे इतने यूनिट होनी है। तो वो क्या करता है कि फोरकास्टेड सेल्स के अकॉर्डिंग या फिर डिमांड फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग जो है पहले इसी प्रोडक्ट को बना लेता है और सप्लाई चेन के जरिए रिटेलर तक पहुँचा देता है। फिर जो कस्टमर होता है जब उसको जरूरत पड़ती है तो रिटेलर के पास जाता है, वहाँ पर जाके प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। क्लियर। तो पुश मतलब कि धक्का देना और पुल मतलब कि खींचना। तो खींचना यानी कि कस्टमर खींच रहा है मैन्युफैक्चर को, तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के कस्टमर को डिलीवर कर रहा है। पुश मतलब कि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के कस्टमर तक धकेल दे रहा है, फिर कस्टमर को जब जरूरत पड़ती है तो जाके परचेज कर लेता है। तो पुश सिस्टम और पुल सिस्टम यही है। पुल सिस्टम यानी कि जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना के सप्लाई करेगा, दैट इज पुल सिस्टम। पुश सिस्टम में मैन्युफैक्चर फोरकास्ट कर लेता है पहले से ही कि हाँ आने वाले टाइम पे इतनी सेल होनी है, तो मैन्युफैक्चर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाकर रिटेलर तक पहुंचा देता है। जैसे कि आप फेस्टिवल्स में देखते होंगे, तो फेस्टिवल्स में सभी को पता है कि होली है, दीपावली है, तो उस टाइम पे जो है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होते हैं, होली में कलर्स हो गए, दीपावली में क्रैकर्स हो गए या फिर दिए हो गए, तो इन सब की डिमांड बढ़ने वाली। तो मैन्युफैक्चर क्या करता है कि डिमांड को फोरकास्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनाकर रिटेलर तक पहुँचा देता है। जितने भी FMCG गुड्स होते हैं, अभी हमको पता है कि FMCG गुड्स क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं। इनको जो है टाइम टू टाइम कस्टमर इनको परचेज ही करता रहता है, तो वो फोरकास्ट कर लेते हैं सेल्स को और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर रिटेलर शॉप पे रख देते हैं। अब ये थोड़ी होता है कि आपको टूथपेस्ट लेना है तो आप जाओगे ऑर्डर करोगे उसके बाद टूथपेस्ट बन के आएगा, नहीं। तो टूथपेस्ट क्या है, रेगुलर यूज प्रोडक्ट है, तो मैन्युफैक्चर पहले से ही फोरकास्ट करके उसको बनाकर कस्टमर तक, रिटेलर तक पहुंचा देता है। फिर कस्टमर को जब जरूरत पड़ती है रिटेल शॉप पे जाता है, परचेज कर लेता है। तो वो पुश सिस्टम हो गया, क्लियर। तो पुश सिस्टम पुल सिस्टम यही चीज़ है यहाँ पे। तो सबसे पहले पुल सिस्टम है, तो पुल सिस्टम इन SCM यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि कस्टमर ऑर्डर करेगा प्रोडक्ट, पुल सिस्टम है, कस्टमर खींच रहा है, तो पुल और कस्टमर जो है वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा। उसके बाद फिर रिटेलर जो है वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस करेगा स्टॉक को, यानी कि रिटेलर क्या करेगा, स्टॉक में देखेगा कि है कि नहीं है, वहाँ पे जो है ऑर्डर को प्लेस कर देगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिकली रिप्लेस करेगा वेयर हाउस ऑफ द मैन्युफैक्चर, यानी कि मैन्युफैक्चर के वेयर हाउस में मांगेगा कि वो प्रोडक्ट है कि नहीं है। अगर होगा तो वहाँ से जो है कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो मैन्युफैक्चर क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा एज पर ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर आया है वो प्रोड्यूस करेगा मैन्युफैक्चर उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद जो है कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। और मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करेगा तो बट ऑब्वियस होता है कि वो सप्लायर से क्या करेगा, ऑर्डर लेगा, सप्लाई रॉ मटेरियल जो है वो उसके लिए अप्लाई करे, ऑर्डर देगा। तो सप्लायर सप्लाई एज पर ऑर्डर, यानी कि जो भी कस्टमर का ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर को रॉ मटेरियल सप्लायर सप्लाई करेगा, फिर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के जरिए कस्टमर तक पहुँचता है। तो ये होता है पुल सिस्टम। तो यहाँ पर मेन फोकस कौन हो गया, कस्टमर हो गया, कि कस्टमर ऑर्डर करेगा तो बाकी
सारी सप्लाई चेन एक्टिवेट हो जाती है। तो पुल सिस्टम में क्या हो गया कि इन अ पुल बेस्ड सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर डिमांड ड्राइवन रेदर देन बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन। तो पुल सिस्टम में प्रिडिक्शन या फिर फोरकास्ट के बेसिस पे नहीं बल्कि डिमांड ड्राइवन होता है, यानी कि कब प्रोक्योरमेंट करना है, कब सप्लाई से रॉ मटेरियल मांगना है, कब प्रोडक्शन करना है, कब डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारा चीज़ें डिमांड ड्राइवन है। कस्टमर डिमांड करेगा तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो है प्रोक्योरमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दैट इज पुल बेस्ड सिस्टम। गुड्स आर प्रोड्यूस इन द अमाउंट एंड टाइम नीडेड, यानी कि जो भी अमाउंट में डिमांड किया गया है और जो भी टाइम ड्यूरेशन मांगे उस टाइम ड्यूरेशन में उस अमाउंट में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है पुल बेस्ड सिस्टम में। पुल सिस्टम आर ऑफन प्रेफर्ड इन सिचुएशन वेयर देयर इज लिमिटेड डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और व्हेन द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एक्सेस इन्वेंट्री आउटवेट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट इन स्टॉक। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि पुल सिस्टम तभी आपके लिए फायदेमंद होगा जब किसी भी प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक डिमांड होती है, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए लिमिटेड डिमांड होती है। जैसे कि कार है तो कार सभी लोग जाके परचेज नहीं कर लेते, उसकी डिमांड लिमिटेड रहती है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे जो है वहाँ पे पुल बेस्ड सिस्टम होता है। रेस्टोरेंट हो गया तो वहाँ पे ये नहीं कि कोई भी आएगा खा के चला जाएगा रखा हुआ, वहाँ पे जाएगा, उसको ताज़ा खाना चाहिए, वो ऑर्डर करेगा अपने हिसाब से, फिर उसको जो है वहाँ पे मिलेगा। तो वो क्या है, वो पुल बेस्ड सिस्टम है। तो वहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है और लिमिटेड डिमांड होती है, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे पुल सिस्टम चलता है। तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है, लिमिटेड डिमांड है और जहाँ पे इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा आपके लिए, वहाँ पे पुल बेस्ड सिस्टम चलता है। और पुल बेस्ड सिस्टम क्या है, वो JIT के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। क्लियर। तो वहीं पे दूसरा है पुश सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो पुश सिस्टम क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चर क्या करता है, फोरकास्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर सप्लाई चेन के जरिए रिटेलर तक पहुँचा देता है। तो मैन्युफैक्चर फोरकास्ट सेल्स और डिमांड, यानी कि सेल्स कह लीजिए या फिर डिमांड के लिए इसको फोरकास्ट करता है मैन्युफैक्चर। उसके बेस्ड ऑन द फोरकास्ट ऑर्डर गिवन टू सप्लायर, यानी कि फोरकास्ट के बेसिस पे कि 10 यूनिट बनाना है कि 20 यूनिट बनाना है, उसके हिसाब से सप्लायर को रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया जाता है और सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई कर देता है। सप्लायर सप्लाई रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर एज पर दी फोरकास्टेड सेल। देन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एज पर सेल्स फोरकास्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है एज पर सेल्स फोरकास्ट। उसके बाद जो प्रोडक्ट जो है बनाया गया है तो डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई कर दिया जाता है फोरकास्ट के अकॉर्डिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूटर डिफरेंट रिटेलर्स को सप्लाई करता है और फिर फाइनली जो कस्टमर होता है वो शॉप पे जाता है, रिटेल शॉप पे जाता है और परचेज करता है जो भी उसको दिखता है। तो दैट इज पुश सिस्टम। यहाँ पे क्या हो गया कि फोरकास्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर फोरकास्ट करता है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर। तो पुश सिस्टम में क्या हो गया कि इन द पुश सिस्टम प्रोडक्शन बिगिंस बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट, यानी कि जो डिमांड आपने फोरकास्ट की है या फिर प्रीवियस ईयर में जो भी सेल्स रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस मंथ भी जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो। तो फोरकास्ट कर लिया आपने डिमांड को, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हो। तो इन पुश बेस्ड सप्लाई चेन प्रोडक्ट्स आर पुश्ड थ्रू द चैनल फ्रॉम प्रोडक्शन अप टू द रिटेलर। तो पुश बेस्ड में क्या हो गया कि धक्का, पुश मतलब कि धक्का देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन कर लिया जाता है फोरकास्टेड के अकॉर्डिंग और फिर जो है जो रॉ मटेरियल जो सप्लाई होता है वो पूरा जो है प्रोडक्शन से रिटेलर तक पहुँचा दिया जाता है। दिस मीन्स दैट द प्रोडक्शन हैपेंस बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्ट। यहाँ पे प्रोडक्शन किसके बेसिस पे हो रहा है, जो भी आपने डिमांड फोरकास्ट किया है उसके बेसिस पे हो रहा है। तो अब ये कहाँ पे प्रेफर किया जाता है, प्रेफरेबल इन इंस्टेंसेस वेयर देयर इज अ हाई डिमांड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट एंड हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री इन स्टॉक इज बेनिफिशियल फॉर मीटिंग कंज्यूमर डिमांड। तो अगर ऐसे टाइप के प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हो जिसका जो है आपके पास इन्वेंट्री इकट्ठा करके रखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और जिसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, यानी कि डिमांड इतनी है कि अगर आप पहले से जो है आप बनाकर नहीं रखोगे तो आप डिमांड फुलफिल नहीं कर पाओगे और फिर आप क्या होगा, आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाओगे। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हाई डिमांडेड होते हैं उनके लिए जो है मैन्युफैक्चर पहले से ही फोरकास्ट करके प्रोड्यूस करके जो है रिटेलर तक सामान को पहुंचा देता है। क्लियर। तो दैट इज पुश सिस्टम। तो पुल सिस्टम क्या हो गया, जहाँ पर कंज्यूमर डिमांड करता है उसके बाद फिर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो है प्रोक्योरमेंट जो है चलता है। और वहीं पे पुश सिस्टम जहाँ पे फोरकास्ट कर लिया जाता है सेल्स को और उसके बाद जो है वहाँ पे प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन और जो है प्रोडक्शन चलना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो पुश सिस्टम में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाकर रिटेलर तक पहुँचाता है, वहीं पे पुल सिस्टम में कस्टमर डिमांड करता है उसके बाद फिर मैन्युफैक्चर जो है प्रोडक्ट को बनाएगा कस्टमर तक जो है सप्लाई चेन के जरिए पहुँचाता है। दैट इज़ पुश सिस्टम एंड पुल सिस्टम इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लीन मैन्युफैक्चरिंग, देखिए लीन का मतलब होता है दुबला होना, पतला होना। लेकिन दुबला होना, पतला होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप मजबूत हैं, आपके पास चर्बी एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन आप स्ट्रांग हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के सेंस में बात करें तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आप कम कॉस्ट में
कम कॉस्ट में आप क्या कर रहे हो, आप अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं आप। क्लियर। तो पहले क्या होता था कि पहले कंपटीशन ज़्यादा होता नहीं था मार्केट में, यानी कि ज़्यादा मैन्युफैक्चरर होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, वो प्रोडक्ट बनाते थे और जो भी कॉस्ट आती थी उसमें प्रॉफिट अपना ऐड करके प्राइस फिक्स कर देते थे। क्लियर। जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कम होती थी, कंपटीशन कम होता था, लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में आ गए और जो है कस्टमर एजुकेशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा, तो अब जो है वो जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की, वो मार्केट ड्राइवर है, यानी कि मार्केट डिसाइड करता है कि किस प्राइस में प्रोडक्ट परचेज करेंगे, किस प्राइस में प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। क्लियर। तो अब जो क्या हो गया, अब जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो उसका इक्वेशन चेंज हो गया। अब क्या होता है कि प्राइस मार्केट ड्राइवन होती है, तो प्राइस में से कॉस्ट माइनस करते हैं और जो बचता है वो प्रॉफिट हो जाता है। अब सपोज कि कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना रही है और मार्केट में उसकी प्राइस भी जो है वो क्या चल रही है, 25 रुपए चल रही है। तो उसको क्या हो रहा है, खाली 5 ही रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसको 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो प्राइस नहीं चेंज कर सकता, लेकिन वो अपनी कॉस्ट को कम कर सकता है, यानी अपने आप को दुबला कर सकता है, यानी कि कॉस्ट रिडक्शन। तो दैट इज कॉल्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग। अपने आप को कम करना, अपनी बॉडी को फिट करना, तो आप अपने कॉस्ट को कम कर लीजिए, सेम प्रोडक्ट बनाइए, सेम आप जो है परफॉर्मेंस दीजिए, लेकिन अपनी कॉस्ट को कम कर लीजिए, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस किया गया, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि मिनिमाइजेशन, कॉस्ट को कम करने पे फोकस किया गया और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने पे फोकस किया गया। क्लियर। तो ये दोनों चीज़ें कैसे हो पाएंगी, जब आप अपने वेस्ट को एलिमिनेट करोगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो भी वेस्टेज होते हैं, तो टोटल 8 टाइप के वेस्ट हैं जो कि हम आगे बताएंगे, तो उन 8 टाइप के वेस्ट को आप जो है एलिमिनेट करिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से और फोकस ऑन एफिशिएंट यूज़ ऑफ इक्विपमेंट एंड पीपल, यानी कि आपके यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट है, जो भी पीपल हैं, उनका एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करिए, जिससे कि आप लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ पाएँ, यानी कि कम कॉस्ट में ज़्यादा से अच्छा प्रोडक्शन कर सकें। और जब कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, ए मेथोडोलॉजी दैट फोकस ऑन मिनिमाइजिंग वेस्ट विद इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वाइल साइमल्टेनियसली मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे वेस्ट को मिनिमाइज करना होता है और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने पे फोकस किया जाता है। वेस्ट, जिसको हम मुद्दा भी कहते हैं, इज सीन एज एनीथिंग दैट कस्टमर डू नॉट बिलीव एट्स वैल्यू एंड आर नॉट विलिंग टू पे फॉर। तो यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या हो गया, जिसे हम मुद्दा कहते हैं, तो वो क्या है, एक ऐसी चीज़ होती है जो कि प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती और जिसके लिए कस्टमर कोई पेमेंट करेगा भी नहीं। क्लियर। तो उसको जो है आपको वेस्टेज को मिनिमाइज करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में टोटल 8 वेस्टेज हैं, जहाँ पे जो 7 वेस्टेज हैं, शुरू के 1 2 3 4 5 6 7 जो वेस्टेज हैं वो ताइची ओनो ने दिया था, जो कि टोयोटा कंपनी में फाइंड आउट किया था उन्होंने। तो 7 वेस्टेज उन्होंने फाइंड आउट किया और वहीं पे 8वां वेस्टेज है जो कि अनयूटिलाइज टैलेंट, उसको जो है बहुत सारे ऑथर ने उसको भी 8वां वेस्ट जो है उसको कंसीडर किया। तो पहला वेस्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि अननेसेसरी एडिशनल मटेरियल ट्रांसपोर्ट। अब सपोज करें कि आपको जो है किसी जगह पे, एक जगह पे 500 यूनिट ट्रांसफ़र करने हैं, दूसरी जगह पे 500 यूनिट ट्रांसफ़र करने हैं, ट्रांसपोर्ट करना है। क्लियर। अब आपका ट्रक जो है जिसके अंदर 1000 की कैपेसिटी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 ट्रक अलग अलग जगह पे भेज रहे हो। भाई आप एक ही ट्रक दोनों जगह पे भेज सकते हो कि 500 वहाँ ट्रांसफ़र किया, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया 500। तो इस तरीके से जो अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो, विद इन दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो बाहर हो, आप उसको जो है अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करिए। इन्वेंट्री, फालतू की इन्वेंट्री अपने यहाँ पे मत रखिए। एक्सेस जो है ना, प्रोसेस रिक्वायरमेंट कुछ है, 10 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप अपने यहाँ पे 20 और 30 यूनिट रखे हुए हो, तो ये एलिमिनेट करिए, इस वेस्टेज को एलिमिनेट करिए। मोशन यानी कि बेवजह जो मूवमेंट होता है लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, मशीनरी का, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। एनी मूवमेंट ऑफ पीपल दैट डजेंट कंट्रीब्यूट एडेड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, यानी कि जो फालतू की मूवमेंट्स होती हैं उससे कोई भी एडिशन नहीं होना है प्रोडक्ट की वैल्यू में। तो अननेसेसरी मूवमेंट को ख़त्म करिए, मोशन को ख़त्म करिए। वेटिंग, जैसे कि अनप्लान्ड इक्विपमेंट डाउन टाइम हो गया, अचानक से तेल ख़त्म हो गया, लाइट चली गई, मशीन ख़राब हो गया, तो इस वजह से वेटिंग हो रहा है। तो ये वेटिंग जो हुआ वहाँ पे, यानी कि उतनी देर प्रोडक्शन रुका रहा, उसका भी कोई जो है वैल्यू एडिशन नहीं होता है, तो उसको भी जो है आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए कि वेटिंग वहाँ पर ना हो। ओवर प्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट है 10 यूनिट की, आप 20 यूनिट
यूनिट 25 यूनिट बना दे रहे हो, तो ये भी क्या है, एक तरीके का वेस्टेज है, तो इसको भी रिमूव करिए। ओवर प्रोसेसिंग, यानी कि एक प्रोडक्ट आपने बना लिया है और सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन फिर भी उसको आप अच्छा करने पे लगे पड़े हो और रिफाइन कर रहे हो और एक्सेस इन्फॉर्मेशन उसके बारे में सर्च कर रहे हो, तो ये ओवर प्रोसेसिंग हो गया। तो इसमें भी आपका टाइम जा रहा है, कॉस्ट जा रहा है, तो इसको भी जो है आप मिनिमाइज करिए। वहीं पे डिफेक्ट, अब कोशिश करें कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो है उसको रिमूव करें, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बने ही ना, क्योंकि डिफेक्टिव जितना बनेगा उतना ही टाइम कॉस्ट, उतना ही आपका जो है कॉस्ट और प्राइस भी जो है उसमें लगता है। क्लियर? तो वहाँ पे जो है आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो डिफेक्ट्स को रिमूव करने की कोशिश करें। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अनयूटिलाइज्ड टैलेंट, यानी कि कोई भी ऐसा टैलेंट जो आपके पास हो, चाहे वो इक्विपमेंट के बेसिस पे हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, उसका यूटिलाइजेशन करिए। एम्प्लॉयज़ परफॉर्मिंग अननेसेसरी वर्क व्हेन देयर टैलेंट कुड बी यूटिलाइज्ड इन एक्टिविटीज़ दैट एड ग्रेटर वैल्यू, और नॉट यूटिलाइजिंग एम्प्लॉय क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ एंड फीडबैक इन प्रोसेस, तो वो अनयूटिलाइज टैलेंट हो गया। यानी कि एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन आप उसको जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो वो अनयूटिलाइज टैलेंट हो गया। तो इस चीज़ को आपको एलिमिनेट करना है, आपको एम्प्लॉय के टैलेंट को फुल यूटिलाइजेशन लेना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन लेना है, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो पीपल हो। तो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग के 8 वेस्टेज हैं, 8 मुद्दा हैं जिसको आपको जो है एलिमिनेट करना है। क्लियर? तो अलग अलग टूल्स होते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के, जैसे कि 5S है, काइजन है, कानबान है, JIT है, पुल सिस्टम है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है। तो अलग अलग जो है टूल्स हैं जिसका यूज़ करके लीन मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। तो इन सभी टूल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब है कि आपको वेस्टेज को एलिमिनेट करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन या फिर कॉस्ट मिनिमाइज करना है। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, देखिए आज के टाइम पे क्या है कि एनवायरनमेंट ग्रेजुअली इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है। टेक्नोलॉजी देखें तो टेक्नोलॉजी में आए दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन होता रहता है। मोबाइल में देखिए तो 2G था, फिर 2G से 3G, फिर 4G, फिर अब जो है 5G चल रहा है। वहीं पे आप देखें कि कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस कंटिन्यूसली बेसिस पे चेंज होता रहता है, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस में हो, चाहे वो उनके बाइंग हैबिट्स में हो, तो उनका कोई टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। और टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कस्टमर की नॉलेज चेंज हो रही है, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, तो इसको मैच करना जो है बहुत ज़रूरी होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। तो एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, एजाइल मीन्स होता है एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, यानी कि एजाइल, अपने आप को एजाइल रखना, यानी कि फ्लेक्सिबल रखना, कि अचानक से कस्टमर की टेस्ट चेंज होती है, अचानक से कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चेंज कर सकें, जिससे कि कस्टमर की डिमांड को आप क्विकली फुलफिल कर सकें। तो एजाइल मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया? ए मैन्युफैक्चरिंग मेथोडोलॉजी दैट प्लेसेस एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रैपिड रिस्पॉन्स टू द कस्टमर, कस्टमर की नीड, कस्टमर की डिमांड को तुरंत फुलफिल करने के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को चेंज कर लेना ही एजाइल मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। अप्लाइड टू एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ क्रिएटेड द प्रोसेस, टूल एंड ट्रेनिंग टू इनेबल इट टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू कस्टमर्स नीड एंड मार्केट चेंजेस वाइल स्टिल कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड क्वालिटी, यानी कि कॉस्ट और क्वालिटी को कंट्रोल में रखते हुए ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो अपने यहाँ पे कस्टमर नीड और मार्केट चेंज के अकॉर्डिंग क्विकली चेंज करते हैं, क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो एजाइल मैन्युफैक्चरिंग में मतलब कि टोटली यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो कस्टमर को क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं, कस्टमर में जो भी उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर मार्केट में कोई चेंजेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं और वो डील करती हैं। तो इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि गोल इज़ टू रिड्यूस वेस्ट एज मच एज पॉसिबल। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी वेस्टेज हैं उसको मिनिमाइज करिए, जिससे कि कॉस्ट मिनिमाइज हो और आपकी परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। इन लीन मैन्युफैक्चरिंग द कंपनी एम्स टू कट ऑल कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में फोकस किस पे होता है कि जो फालतू के खर्चे हैं उसको हटाइए, कॉस्ट को कम करिए। क्लियर? लेकिन एजाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट के साथ साथ यहाँ पे कस्टमर डिमांड नीड्स टू बी मेट रैपिडली एंड इफेक्टिवली, इस पे फोकस किया जाता है। क्लियर? यानी कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट तो होता ही है एजाइल मैन्युफैक्चरिंग में, साथ ही साथ कस्टमर की डिमांड को क्विकली और रैपिडली इफेक्टिवली जो है फुलफिल करें, इस पर फोकस किया जाता है। इन सिचुएशन वेयर द कंपनीज इंटीग्रेट बोथ अप्रोचेस दे आर समटाइम्स सेड टू बी यूजिंग एजाइल एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जब कोई कंपनी लीन मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एजाइल भी होता है तो उसको हम एजाइल एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। क्लियर? एजाइल एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहते हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में जो फालतू के खर्चे होते हैं, कॉस्ट होते हैं, उसको एलिमिनेट
करने की बात होती है। लेकिन एजाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि यहाँ पे आप कस्टमर की नीड को क्विकली रिस्पॉन्ड करते हो, क्विकली जो भी मार्केट में चेंज हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करते हो, तो दैट इज़ एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। आपने देखा होगा डेल जो है क्या है, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है एजाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। डेल स्टार्टेड एज अ कस्टम पर्सनल कंप्यूटर बिल्डिंग कंपनी एंड दे बीट द कॉम्पिटिशन बिकॉज दे मेड कस्टम टू ऑर्डर कंप्यूटर जस्ट फॉर देयर इंडिविजुअल कस्टमर। तो डेल में क्या है कि डेल में जो है आपको जिस भी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। किसी को 500 GB का हार्ड डिस्क है तो किसी को 50 GB का हार्ड डिस्क है, किसी को 2 GB रैम चाहिए तो किसी को 4 GB रैम चाहिए। तो आपको यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट है, डेल जो है उसकी रिक्वायरमेंट को तुरंत जो है फुलफिल करता है। तो दैट इज़ एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आप जो है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग मार्केट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चेंज करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। दैट इज़ एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। रोल ऑफ आईटी इन एससीएम यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। आज के टाइम पे आप सभी को पता होगा कि आप चाहे घर पे हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, चाहे कॉलेज में हो, हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ आपको करना पड़ता है। क्लियर। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो बेसिक चीज़ आप समझिए, पहली चीज़ कि कस्टमर को ऑर्डर करना है, मैन्युफैक्चरर से, रिटेलर से प्रोडक्ट ऑर्डर करना है, तो वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यानी कि लैपटॉप पे बैठता है, वेबसाइट इंटरनेट का यूज़ करता है और जो है ऑर्डर घर पे बैठे प्लेस कर देता है। अब जो है रिटेलर या फिर सप्लायर या फिर जो है मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर पहुंचता है, वो ऑर्डर को प्रोसेस करता है, उसके बाद जो है ऑर्डर को डिलीवर करवा देता है और ट्रांजेक्शन्स भी क्या होते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं। क्लियर। अब जो प्रोडक्ट की ट्रैकिंग है, आप देखते होंगे कि जब भी कोई आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी डिटेल दी जाती है कि प्रोडक्ट जो है वेयर हाउस से निकल चुका है, वेयर हाउस से जो है डिलीवरी बॉय के पास पहुंच चुका है, डिलीवरी बॉय जो है वेयर हाउस से प्रोडक्ट को लेकर निकल चुका है और वो जो है आपके घर पहुंचने वाला है, आपके घर कितने टाइम ड्यूरेशन के बीच में पहुंचेगा, ये चीज़ भी जो है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है सप्लाई चेन में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे आप प्रोडक्ट की ट्रैकिंग कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ से ही होता है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आईटी है दैट इज़ EDI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पहले हम लोग डेटा क्या शेयर करते थे कि ईमेल के जरिए या कुरियर करते थे, फिर फैक्स करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो है आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर आपस में क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को एप्लीकेशन का यूज़ करके ज्वाइन करते हैं कि वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर यानी कि उनको इलेक्ट्रॉनिक ईमेल या फिर कुरियर करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे कंप्यूटर से जो है दूसरे कंप्यूटर पर जाकर डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इन्वॉल्व द स्वैपिंग ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा चेंज हो जाता है। एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली रेदर देन द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ईमेल, कुरियर और फैक्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहलाता है। तो एससीएम में होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, तो आपस में जो है ईडीआई का यूज़ करके डेटा को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वहीं पे जो नेक्स्ट डिवाइस है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आरएफआईडी यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस। नाम से क्लियर है कि ये क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टैग जो है वो ऑब्जेक्ट में या फिर जो भी सप्लाई चेन में प्रोडक्ट को डिलीवर करना है तो उसमें अटैच कर दिया जाता है और उस टैग से जो है आप जो है मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रैक कर सकता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचा है, कहाँ स्टोर है, कहाँ रखा हुआ है। तो डेटा इज कलेक्टेड यूजिंग वायरलेस सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ टैग अटैच टू दी ऑब्जेक्ट। तो यानी कि सप्लाई चेन में प्रोडक्ट मूव कर रहा है तो आप आसानी से जो है आरएफआईडी का यूज़ करके ट्रैकिंग कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँचा है, होलसेलर तक पहुँचा है कि रिटेलर तक पहुँचा है कि कस्टमर तक पहुँच गया है। क्लियर। तो आरएफआईडी यूज टू एक्यूरेटली काउंट, करेक्ट एंड ट्रैक ऑल इंडिविजुअल आइटम एंड कर्टन्स अक्रॉस दी सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में आप काउंट कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, कोई अगर इसमें एरर है ट्रैक कर सकते हो इंडिविजुअल आइटम्स को यूजिंग आरएफआईडी टेक्नोलॉजी। स्टार्ट इन द फैक्ट्री वेयर आइटम्स आर टैग्ड एट सोर्स, गोज ऑन टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वेयर ऑर्डर्स आर स्टोर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टैग होता है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जहाँ पे जो है सोर्स होता है, फैक्ट्री होती है, वहीं पे जो है उसको टैगिंग कर दी जाती है। उसके बाद फिर पूरे सप्लाई चेन में वो टैग लगा रहता है और वहाँ पे आप उसको ट्रैक कर सकते हो।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि RFID जो है एक साथ कई सारे आइटम को एक साथ जो है वो क्या कहते हैं कि रीड कर सकता है, इसीलिए जो है इसको प्रेफर किया जाता है बार कोडिंग में। बार कोडिंग आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको जो है आप जो है रिसेप्शन पे जाते हैं, प्रोडक्ट देते हैं तो बार कोड लगा होता है, स्टिकर लगा होता है, उसमें बहुत सारी लाइन्स होती हैं। बार कोड स्कैनर वो स्कैन करते हैं और बार कोडिंग स्कैन करते हैं, उनके पास प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि 1 बाय 1 होता है, यानी कि एक प्रोडक्ट एक ही बार में कर सकते हैं। लेकिन RFID में क्या होता है कि आप कई सारे प्रोडक्ट को एक साथ स्कैन कर सकते हैं, इसीलिए RFID को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो नेक्स्ट जो IT हो गया आपका, दैट इज़ बारकोड स्कैनिंग। यहाँ पे भी क्या है कि आप आसानी से जो है बारकोड अटैच कर सकते हो प्रोडक्ट में, और फिर उसके सभी डिटेल्स जो है किसने मैन्युफैक्चर किया, क्या डेट है, क्या प्राइस है, क्या प्रोडक्ट का नाम है, सारी डिटेल्स जो है आप वहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे जो है आप मूविंग आइटम्स जो होता है ना उसको ट्रैक करने के लिए भी जो है यहाँ पे बारकोड स्कैनिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि PC असेंबली हो गया ऑपरेशन में, ऑटोमोबाइल हो गया असेंबली प्लांट में, तो इन सबको ट्रैक करने के लिए बारकोड का जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो प्रेफर लेकिन RFID को ही किया जाता है। वहीं पे जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो कि इससे में हेल्प करता है दैट इज़ डेटा वेयर हाउस या डेटा माइनिंग। आप सभी ने जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी पढ़ा है इसको कि डेटा वेयर हाउस या डेटा माइनिंग क्या है, कि यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ही जो मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर है, होलसेलर हैं या फिर सप्लायर हैं, वो अपने यहाँ पे डेटा जो है स्टोर करके रख सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, और सभी चीज़ों से रिलेटेड डेटा स्टोर करके फिर आगे चल के वो डेटा माइन करके वहाँ से डेटा रिट्राइव करके डिसीजन मेकिंग्स कर सकते हैं। आपको पुराने डेटा के बेसिस पे पुराना सेल्स जाना है कि पिछले साल कितनी सेल्स थी, उसकी पिछले साल कितनी सेल्स थी, तो डेटा यानी कि IT का यूज़ करके आपने डेटा स्टोर करके रखा होगा, वहाँ से आप डेटा रिट्राइव करके जो है आप जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो डेटा वेयर हाउस डेटा माइनिंग के लिए जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में हेल्प करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है डिटेल में, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या होता है कि ये डुप्लीकेसी होती है या फिर कॉपी होता है किसी भी चीज़ का, उसको अवॉइड करता है और ट्रांसपेरेंसी जो है प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन में। तो ट्रांसपेरेंसी होती है सप्लाई चेन में, किसी भी चीज़ की डुप्लीकेसी, कोई डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा, कोई डेटा कॉपी दूसरा कर भी नहीं सकता है, तो ब्लॉकचेन का यूज़ किया जाता है। वहीं पे एक और टूल है दैट इज़ ERP, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग टूल्स। जैसे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखते होंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स का क्या है ERP लॉगिन बना होता है, जहाँ पे आप लॉगिन करते हो और आप अपना जो है पूरा अपना डिटेल, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, अपनी जो है एडमिट कार्ड हो गया या फिर जो है प्लेसमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो गई, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म भरना है, तो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। तो पहले क्या होता था कि आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको फॉर्म दिया जाता था, आप हाथ से जो है फॉर्म भरते थे, फोटो पेस्ट करते थे, साइन करते थे, उसके बाद अपने कॉलेज में सबमिट करते थे, कॉलेज वाले फिर उसको यूनिवर्सिटी भेजते थे। लेकिन आज ERP की होने की वजह से आप घर बैठे कहीं से भी बैठकर जो है आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भर लेते हो और आपको कहीं पे उसको भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के जरिए जो है पॉसिबल हो। तो ERP पे भी जो है डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ERP में क्या होता है कि ग्रैब द डेटा एंड मिनिमाइज द मैनुअल एक्टिविटीज़। यहाँ पे क्या होता है कि डेटा ग्रैब करता है और मैनुअल एक्टिविटीज़ को जो है मिनिमाइज कर देता है। यानी कि आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, डिटेल पहुँच गई यूनिवर्सिटी, आपको मैनुअली जो है उसको प्रिंट करके उसको कॉलेज में जमा करना, इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? यहाँ पे SCM की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोसेसिंग करनी हो, इन्वेंट्रीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना हो, कस्टमर ऑर्डर के इन्फॉर्मेशन लेना हो, तो सारा डिटेल कहाँ पे मिल जाएगा? ERP पे जो है आप वहाँ पे जाके आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। आपको अपनी डिटेल देखनी है, आपको अपना रिजल्ट देखना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म भरना है, फीस पेमेंट करनी है, चाहे वो एग्जामिनेशन फ़ी हो चाहे वो कैरी ओवर फ़ी हो, आप अपने ERP के जरिए कर सकते हैं। तो SCM में भी क्या होता है कि ERP होता है और वो अपना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, इन्वेंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कस्टमर के ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर कोई और डेटा गैदर करना है, तो सारी डिटेल वहाँ पे जो है वो गैदर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं IT के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। तो अगर ओवरऑल इसको कंबाइन करें तो सबसे पहला रोल क्या हो गया कि ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन, यानी कि ऑर्डर को रिसीव करना, ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर ट्रैक करना, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करना, ये सारी चीज़ों में IT जो है वो हेल्प करता है। वहीं पे कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, जैसे कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यहाँ पे जो है आसानी से होलसेलर, रिटेलर, सप्लायर, इन सब के बीच में इंफॉर्मेशन आसानी से शेयरिंग की जा सकती है बिना किसी डिले के, बिना किसी टाइम कंजम्पशन के। वहीं पे तीसरा है डिसीजन सपोर्ट। डेटा वेयर हाउस आपने रख लिया, डेटा माइनिंग करते हैं और वहाँ पे जो है आपको ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि कब, कहाँ, कैसे, कितना रॉ मटेरियल मंगाना है, किसको कहाँ डिलीवर करना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में डिलीवर करना है, यानी कि आपको कई सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में हेल्प करता है। तो ये रोल ऑफ IT है इन SCM। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।